तो लेन देन क्लब जो आपकी कंपनी है तो इसका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कितना है अभी एंड कैसे ग्रो हुआ है? We have disbursed roughly around 16,000 crore worth of loans, and now the outstanding assets will be around 1,100 crores. प्लेटफॉर्म पे टोटल अभी कितने कस्टमर्स रजिस्टर्ड हो गए? हमने अभी 2 करोड़ का बेंचमार्क क्रॉस कर लिया है। वाओ। एक बार एक बोरोवर से मिले हम, टेक महिंद्रा में काम करती थी वो लेडी। शी वॉज प्रेग्नेंट, इसलिए बैंक उसको लोन नहीं दे रहा था एंड शी वांटेड टू रिनोवेट हर रूम। उसका बच्चा वो रिनोवेटेड रूम के अंदर पहली बार आया होगा एंड दैट रूम वॉज रिनोवेटेड यूजिंग लेन देन क्लब मनी, जो शायद 5-10 लेंडर्स ने दिए होंगे। कैन यू डबल क्लिक मोर ऑन योर ट्रिप टू चाइना एंड आपने वो ट्रिप से क्या सीखा एग्जैक्टली अबाउट द कस्टमर माइंडसेट ऑफ चाइना और पीपल ऑफ चाइना एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम इंडिया? दे ऑलवेज थिंक लाइक 10x कैसे करूँ, 20x कैसे करूँ, 30x कैसे करूँ। सो दैट इज हाउ चाइनीज कंपनीज ऑपरेट। तो आई थिंक उनका जो माइंडसेट है कि यार 1x 2x 3x में कुछ नहीं होता है, लेट्स टारगेट 10x 20x, हमें अडॉप्ट करना चाहिए। What would be the most interesting story of a lender or a borrower in your platform? आई केम टू नो कि वो लेंडर का अपना 27 लाख का पोर्टफोलियो है, 27 लाख का पोर्टफोलियो, एक एक लोन चूज करके बनाना इज लाइक ये स्मॉल कैप का भी बाप हो सकता है अगर राइट वे में इसको यूज किया गया तो। आई ऑल्सो रेड दैट 2022 में आपने हार्दिक पांड्या को ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया था फॉर लेन देन क्लब। हाउ वाज दैट एंटायर एक्सपीरियंस एंड इज इट डिफिकल्ट टू वर्क विद सेलिब्रिटीज? मेरे हिसाब से तो नहीं। इनफैक्ट हमारा जब एड शूट हुआ था, इवन दो ही हैड फीवर, ही सेड कि नहीं मैं आऊँगा। थोड़ा सा एनर्जी कम था बट एटलीस्ट जब शूट चालू हो रहा था देन ही वाज लाइक सुपर चार्ज्ड। RBI had imposed a penalty on your company of rupees 1.99 crore. तो क्या हुआ था वहाँ पे? हमने बहुत बार इक्विटीज और म्यूचुअल फंड्स की बात किया एंड हमने समझा है कि ओके कैसे इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर आज हम एक ऐसे नए इंस्ट्रूमेंट की बात करने वाले जो आपको 11 to 12% पर एनम का रिटर्न भी दे सकता है एंड दिस इज कॉल्ड एज P2P लेंडिंग विच इज पीयर टू पीयर लेंडिंग। एंड हमने इन्वाइट किया है मिस्टर भाविन पटेल को, हु इज द फाउंडर ऑफ लेन देन क्लब, जिनका काम ही यही है कि बोरोवर्स को लेंडर से कनेक्ट कराना एंड यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अराउंड 11% पर एनम का रिटर्न भी। तो हमने ये पॉडकास्ट पे बात की है पूरे P2P लेंडिंग इंडस्ट्री की, क्यों RBI ने बहुत सारे रेगुलेशंस इंपोज किए थे ये इंडस्ट्री में, चाइना में पूरा P2P लेंडिंग का इंडस्ट्री क्यों डिक्लाइन हो गया था एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली RBI ने इनके कंपनी को फाइन क्यों इंपोज किया था, उसके सारे रीजंस भी हमने ये ब्रेक डाउन किए ये पॉडकास्ट में। सो इफ यू आर समवन हु वांट्स टू अंडरस्टैंड अबाउट द P2P लेंडिंग एंड अ न्यू एसेट क्लास, मेक श्योर टू वॉच दिस एपिसोड टिल द एंड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल राइट नाउ एंड शेयर दिस एपिसोड विद समवन हु वांट्स टू अंडरस्टैंड कि कौन से नए एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहिए। ऑल्सो आई वाज गोइंग थ्रू माय YouTube एनालिटिक्स एंड आई सॉ दैट 83.1% ऑफ माय YouTube ऑडियंस हु इज कंज्यूमिंग द कंटेंट हैज नॉट सब्सक्राइब्ड टू माय चैनल। अगर मैंने आपको थोड़ी सी भी वैल्यू दी होगी थ्रू माय कंटेंट एंड पॉडकास्ट, आई विल सिंसियरली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल ताकि हमें और पूरी टीम को मोटिवेशन मिले एंड हम आपको बहुत अच्छे क्वालिटी के गेस्ट लाएंगे एंड हम आपको सबसे ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो दैट वी कैन ब्रिंग यू द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट। सो वॉच दिस एंटायर एपिसोड टू लर्न अबाउट द P2P lending which is peer to peer lending industry and just understand the process of making 11 to 12% per annum safe returns through their platform. So watch this episode of Conversation with Kushal. Hi Bhavin, welcome to Conversation with Kushal. कैसे हो आप? All good. Thanks for having me. Thank you so much for accepting the invitation. So what's happening? What's keeping you busy these days? क्या कर रहे हो आजकल? See, I'm a chief everything officer, so I have to do everything, whatever my team wants to do it. So there are so many things going on around the Indian fintech domain. So we are working on that. We are solving customer problems. We are solving team problems. We are also trying to make our new products successful, which are now built after the last year huge regulatory change. So all these things are keeping me very busy nowadays. Right. तो आपको basically CEO is not executive but अभी everything officer, मतलब you have to handle everything in Absolutely. detail. That is how I call myself as well. सही है। तो अभी एक बात बताओ, तो लेन देन क्लब जो आपकी कंपनी है, I was going through the website as well and I was checking some numbers and also इसका assets under management कितना है अभी and कैसे grow हुआ है? We are around 1100 crore AUM now. Okay. And over the period of last 9.5 years of our existence, we have disbursed roughly around 16,000 crore worth of loans. Wow. Around $2 billion worth of. And then again, in lending, you give loan, repay back, and now the outstanding assets will be around 1,100 crores. तो इसका एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो? तो 16,000 करोड़ का क्या मतलब है? मतलब कौन से पार्टी से किस पार्टी के पास पैसा गया है एंड 1100 करोड़ का क्या मतलब है? सो 16,000 करोड़ जो डिस्बर्स हमने किया है उसका मतलब कि उतने लोन डिफरेंट लेंडर्स ने बोरोवर्स को दिए हैं। ओके। सो P2P का मीनिंग अगर आप सिंपल वर्ड्स में देखोगे तो P2P नाम से थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बट एक्चुअली इंडिया के कल्चर में ये बना हुआ है
जैसे हमारे यहाँ पे कोई पर्सन बिजनेस चालू करना चाहता है या उसको कुछ पैसों की नीड हो गई, तो वो फ्रेंड्स फैमिली में जाके मांगता है और 2-4 लोगों से लेके अपना काम चला लेता है। उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा कमर्शियलाइज़ किया गया। तो मान लीजिए भाविन को 10,000 रुपये की ज़रूरत है, तो ये 10,000 रुपया 20 लोग या 25 लोग 500-500 करके दे देते हैं। दैट इज़ व्हाट P2P लैंडिंग इज़। सो 16,000 करोड़ वर्थ ऑफ लोन का मीनिंग है कि ऐसे लोगों ने 16,000 करोड़ रुपया ऐसे बोरोवर्स को दिया हुआ है। वाओ। सो इफ़ यू लुक एट द नंबर्स, हमने करीबन 28 लाख बोरोवर्स को आज तक सर्व किया है हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू। वाओ। एंड इसमें से आप बोल रहे हो 1100 करोड़ जो AUM एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, दिस इज द आउटस्टैंडिंग मनी एज ऑन वन डेट, कि इतना पैसा अभी उधार पे है लोगों के पास। करेक्ट, राइट, वो 1100 करोड़। करेक्ट, यस, समझ गया। तो अभी एक बात बताओ, तो आप बोल रहे हो कि 16,000 करोड़ डिसबर्स हुआ है और 1100 करोड़ का AUM है अभी आपके प्लेटफॉर्म पे। तो इसमें P2P लेंडिंग जो पूरा कॉन्सेप्ट होता है, इट इज़ लाइक अ न्यू एसेट क्लास फॉर एन इन्वेस्टर। जैसे अभी बहुत सारे लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। व्हाई विल समवन इन्वेस्ट इन एन एसेट क्लास जहाँ पर अनसिक्योर्ड लोन्स का कॉन्सेप्ट होता है? तो आपके हिसाब से लोग क्यों करना चाहिए P2P लेंडिंग? सी एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू द क्रेडिट। सो मान लीजिए कि आपने सो देर आर ओनली टू इंस्ट्रूमेंट्स एट द यूनिवर्स लेवल। इट्स वन इज़ द स्टॉक, अनदर इज़ अ क्रेडिट और अ डेट, राइट? एवरीथिंग इज़ समवेयर अराउंड दिस टू कॉन्सेप्ट्स। अब जैसे आप म्यूचुअल फंड की बात करते हो या तो कोई डेट प्रोडक्ट की बात करते हो, तो अल्टीमेटली इट इज़ अ क्रेडिट गिवन टू अदर कंपनीज। सो जितने भी डेट बॉन्ड्स में या तो पेपर्स में म्यूचुअल फंड भी इन्वेस्ट करते हैं, दोज आर क्रेडिट गिवन टू द कंपनीज। अब उसकी रेटिंग हो सकती है, कुछ सिक्योरिटी उसके पीछे हो सकती है, अनसिक्योर्ड भी हो सकती है। उसी तरीके से हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको लोन्स दिखेगी। जैसे स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स होते हैं, आप NSE पे चले गए, आपको इतनी सारी कंपनीज़ के अलग अलग स्टॉक्स दिखते हैं। वैसे ही तरीके से हम भी एक एक्सचेंज है लोन का, हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको लोन्स दिखेगी। इंस्टेड ऑफ स्टॉक्स हियर यू विल सी लोन्स। सो हर कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं सिमिलरिटी है, बस उसके डेफिनेशंस बदल जाते हैं, जिस तरीके से उसका यूज़ होता है वो बदल जाता है, या हिस्टोरिकल जो आइडेंटिटी है वो बदल जाती है। जैसे स्टॉक मार्केट क्योंकि इंडिया में इतने डिकेड से चल रहा है, तो थोड़ा ज़्यादा हाउस होल्ड नेम बन गया है। म्यूचुअल फंड भी सही है, वहाँ से काफ़ी फेमस हुए। तो पिछले 25-30 साल में म्यूचुअल फंड ने काफ़ी अच्छा मार्केट कैप्चर किया हुआ है। उसी तरीके से P2P लैंडिंग लास्ट 8-10 साल से अब मोमेंटम पकड़ रहा है। अब जैसे जैसे वो हाउस होल्ड नेम बनता जाएगा, वैसे वैसे लोग उसके बारे में जानते जाएंगे और डेट एक्सचेंज की एक अपनी आइडेंटिटी अलग से बनती जाएगी। बट कॉन्सेप्चुअली इट इज़ नॉट डिफरेंट। तो इसमें कितना परसेंटेज रिटर्न एक आदमी एक्सपेक्ट कर सकता है अगर उसने P2P लेंडिंग में इन्वेस्ट किया तो, या तो मतलब लोन दिया किसी को तो? सो हिस्टोरिकल अगर डेटा हम लोग प्रीफर करें मेरे प्लेटफॉर्म का, तो करीबन 22 लाख लेंडर्स ने आज तक पैसे दिए होंगे दूसरे बोरोवर्स को। तो वो 22 लाख लेंडर्स का रिटर्न हम देखें तो करीबन 11 के आसपास रहता है। रेंज होती है, किसी को 10 मिलता है, किसी को 12 मिलता है, समटाइम्स बियॉन्ड दैट ऑल्सो जाता है। बेसिस ऑन देयर प्रेफरेंसेस, किस तरीके के लोन में इन्वेस्ट किया, कितना टिकट साइज़ है, कितने बोरोवर्स में डाइवर्सिफाई किया, कितने डिफरेंट टाइप ऑफ लोन्स दिए, उसके हिसाब से उनका अलग अलग रिटर्न बनता है। तो मान लीजिए आपने 100-200 बोरोवर्स को लोन दिया हुआ है, तो रिटर्न की प्रोबेबिलिटी बेटर हो जाती है, क्योंकि उसमें से कुछ तो डिफ़ॉल्ट करेंगे ही करेंगे, बट स्टिल यू डू नॉट लूज आउट ऑन योर अर्निंग एंड कैपिटल लॉस तो आपको कभी नहीं होगा। बट आपने मान लीजिए सिर्फ 4-5 लोगों को लोन दिया हुआ है, तो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि उसमें से 1 या 2 बंदे डिफ़ॉल्ट कर देंगे और आपके रिटर्न्स भी कम हो सकते हैं या आपको प्रिंसिपल लॉस भी हो सकता है। सो डिफरेंट प्रोबेबिलिटी, बट ऑन एन एग्रीगेट लेवल 11.24 इज समथिंग विच द प्लेटफॉर्म हैज़ डिलीवर्ड। गॉट इट। तो 11% का रिटर्न उनको मिल सकता है अगर उन्होंने लैंड किया तो आपके प्लेटफॉर्म पे ऑन एन एवरेज। तो इसमें अगर फॉर एग्जांपल मैं एक मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरे पास एक सरप्लस फंड्स है और मुझे जैसे लैंड करना है ये प्लेटफॉर्म पे, तो एक बार मेरे को प्रोसेस समझा सकते हो कि हाउ डू आइडेंटिफाई कि किसको पैसा चाहिए, मैं किसको पैसा दे रहा हूँ, वेदर दैट पर्सन इज क्रेडिट वर्दी और नॉट? बिकॉज P2P लैंडिंग में क्या है कि रिस्क ज़्यादा है एंड इसमें मैं किसी एक आई डोंट नो दैट पर्सन, राइट? तो मेरी रिस्क ज़्यादा है कि उसने दिया नहीं दिया तो ये सब कैसे होता है फिर? सो देखिए, हमारे प्लेटफॉर्म पे 2 टाइप के लोन प्रोडक्ट्स हैं। एक है स्मॉल टिकट साइज़ पर्सनल लोन, जहाँ पे 50,000 तक का लोन जाता है, मेनली सैलरीड लोग ये लोन लेते हैं, और दूसरा है मर्चेंट लोन्स। ये छोटे बिजनेसेस को दिए जाते हैं। जैसे आपके आसपास में जो शॉप्स होंगी जो UPI से पेमेंट कलेक्ट करती है, वैसे शॉप्स को UPI पेमेंट के बेसिस पे हम असेस करते हैं और उनको लोन देते हैं।
तो कंपेयर टू इक्विटी एक्सचेंज दीज आर दी टू सेपरेट स्टॉक्स विच आर अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म. अब ये सेक्टर हो गए, लेट्स से मान लीजिए उसको हम सेक्टर बोल देते हैं. 2 सेक्टर है, एक बिजनेस वाला सेक्टर है और एक सैलरीड वाला सेक्टर है. अब उस सेक्टर के अंदर अलग अलग कंपनीज होती है स्टॉक मार्केट में, उनके अपने अपने स्टॉक्स होंगे. वैसे ही यहाँ पे उसी के बीच में अलग अलग इंटरेस्ट रेट वाले, अलग अलग रिस्क कैटेगरी वाले बोरोवर्स होंगे जिनकी प्रॉपर प्रोफाइलिंग होती है. जिस तरीके से एक स्टॉक को एक्सचेंज वेरीफाई करता है कि अच्छा ये कंपनी मेरे एक्सचेंज में लिस्ट होगी, उसके पहले ये सब चीज़ें टिक मार्क होनी चाहिए, वैसे ही तरीके से हमारी एक रिस्क क्रेडिट एंड रिस्क पॉलिसी होती है जो बोर्ड अप्रूव्ड होती है, विच इज़ ऑल्सो पब्लिश्ड एंड पुट अप ऑन दी वेबसाइट. उसी पॉलिसी के हिसाब से अगर बोरोवर क्वालिफाई करेंगे तो अप्रूव होके प्लेटफॉर्म पे जाएंगे. वो बोरोवर्स लेंडर्स के सामने अवेलेबल है. अब एज अ लेंडर मैं प्लेटफॉर्म पे आया, लेट से मुझे 1 लाख रुपये लगाने हैं, तो मैंने अपना अकाउंट ओपन कर लिया. बेसिक KYC से आप अकाउंट ओपन कर सकते हो. अकाउंट ओपन हो गया, फिर आपको ये सारे बोरोवर्स दिखेंगे. अब मान लीजिए मर्चेंट लोन वाले 100 बोरोवर्स अवेलेबल है, सैलरीड वाले 100 बोरोवर्स अवेलेबल है, तो आपको 200 बोरोवर्स आपके सामने दिखेंगे. उनके फर्स्ट नेम के साथ, उनकी क्रेडिट हिस्ट्री के साथ, उनकी इनकम क्या है, किस तरीके की इनकम है, हिस्टोरिकल डेटा क्या रहा है, उनका क्रेडिट रेटिंग क्या है, सब चीज़ों के साथ आपने सारा डेटा देखा. अब आप बोलते हो कि अच्छा भाविन पटेल का प्रोफाइल मुझे ठीक लग रहा है, तो आपने उनको चूज़ किया, उनको लोन दे दिया. दिस इज़ अ वन वे टू ऑफर द लोन. अब मान लीजिए भाविन को आपने 250 दिया, वैसे ही तरीके से दूसरे एक बोरोवर है कुशल, उनका प्रोफाइल आपको और स्ट्रॉन्गर लगा तो आपने उनको 1000 रुपया दे दिया. सो एक एक बोरोवर को आप देख सकते हो, पिक एंड चूज़ कर सकते हो, बेसिस ऑन योर कन्वीनियंस आप उनको ऑफ़र कर सकते हो. दूसरा प्लेटफॉर्म आपको टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो यही 200 लोन के बीच में आप उनकी प्रोफाइलिंग करके फ़िल्टर कर सकते हो. जैसे आप कोई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे चले गए, आपको लेट से ख़रीदना है फ़ोन, तो फ़ोन के प्रोसेसर के हिसाब से, मेमोरी के हिसाब से आपने फ़िल्टरिंग क्राइटेरिया सेट कर दिया, तो लिस्ट छोटी हो जाती है, फिर आप उसमें से इजीली चूज़ कर सकते हो. वैसे ही बोरोवर की फ़िल्टरिंग आपको मिल जाती है, तो आपने वो फ़िल्टर चूज़ कर लिए, आपको जो चाहिए वैसे बोरोवर्स मिल गए. मान लीजिए 25 बोरोवर आपकी फ़िल्टरिंग में आ रहे हैं, तो 25 की लिस्ट आ जाएगी. आप सबको एक साथ में चूज़ कर लीजिए, अमाउंट सेट कर दीजिए और लोन ऑफ़र कर दीजिए. मतलब ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट फ्यू ईयर्स हमने एक्सपीरियंस को इतना सिंप्लीफाई कर दिया है कि आपको देख के फिर भी थोड़ा सा लग रहा होगा कॉम्प्लेक्स है, बट इट इज़ लाइक विद इन 30 seconds यू कैन कंप्लीट दिस होल जर्नी. वाओ. And with UPI being support system to us, it is like payment transfer is also so fast. Now we are also adding NACH option to our customers. तो आप NACH पहले से complete कर लीजिए. NACH मतलब इट्स अ ऑटोमेटिक पेमेंट मैकेनिज्म फ्रॉम योर बैंक अकाउंट, जो आप SIP के लिए यूज़ करते हो, EMI पे के लिए यूज़ करते हो. अभी हम वही सिस्टम लेंडर्स के लिए भी ला रहे हैं. तो आपने लेट से सिस्टम में सेट कर दिया कि कल मेरे अकाउंट से 25,000 डेबिट करके आप ले आइए, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग 25,000 डेबिट होके आ जाएगा, आपको अलर्ट मिल जाएगा 25,000 पेमेंट रिसीव हो चुका है, अब आप उसको लोन में जाके डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए. सो इट इज़ लाइक सो सिमलेस एक्सपीरियंस एंड बिलीव मी, मतलब मैं बहुत कस्टमर्स से मिलता रहता हूँ एंड आई जस्ट लव इंटरेक्टिंग विद कस्टमर्स, पार्टनर्स एंड ऑल, क्योंकि वहीं से रियल फीडबैक ऑफ द प्रोडक्ट आता है. जो पिछले 6 महीने में हमें फीडबैक आया है, क्योंकि आफ्टर रेगुलेशन हमने ये प्रोडक्ट के एक्सपीरियंसेस पे ज़्यादा फोकस करना चालू किया. एंड जिस तरीके से एक पेमेंट ट्रांजेक्शन होता है, हम ये फोकस कर रहे हैं कि एक लेंडिंग ट्रांजेक्शन को उतना ईजी कैसे बनाया जा सकता है. तो कस्टमर के लिए इट्स लाइक केक वॉक नाउअडेज. एक बार आप ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो मैं बात कर रहा हूँ और रियलिटी में है, शायद रियलिटी में और ईजी है. तो एक बात बताओ, इसमें जैसे आपने बोला 250 रुपीज़ का भी लोन दे सकते हैं बोरोवर को, तो मिनिमम कितने रुपीज़ का लोन दे सकते हैं? मिनिमम इज़ 250. अच्छा. एंड मैक्सिमम लोन टिकट साइज़ के हिसाब से वेरी करता है. तो अगर कोई बोरोवर 1 लाख ले रहा है तो शायद वहाँ पे मैक्सिमम 2,000 होगा. मतलब 1 लाख ले रहा है तो 2,000. सो बोरोवर की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है. कोई बोरोवर 10,000 ले रहा है, कोई बोरोवर 1 लाख ले रहा है, कोई बोरोवर 5 लाख ले रहा है. तो बोरोवर की मैक्सिमम टिकट साइज़ के हिसाब से मैक्सिमम लोन अमाउंट भी चेंज होता है, बिकॉज देर इज़ अ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड देर इज़ अ डाइवर्सिफिकेशन जो हम प्रमोट करते हैं हमारे लैंडर्स के बीच में. तो हम मैक्सिमम टिकट साइज़ वहाँ पे कैप कर देते हैं कि आप 4,000 या 5,000 से ज़्यादा एक में मत लगाइए, क्योंकि आपका अगर 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है या तो लैंडिंग 5 लाख का आप कर रहे हो, आप अगर एक ही बोरोवर को 50,000 दे दोगे, कल मान लीजिए वो बोरोवर ने पे नहीं किया, तो आपके पोर्टफोलियो में प्रिंसिपल लॉस भी हो सकता है. तो वहाँ पे हम प्लेटफॉर्म लेवल पे भी कैप लगा देते हैं कि आप 4,000 से ऊपर लोन नहीं दे सकते, सो दैट अल्टीमेटली दैट विल रिजल्ट इन अ बेटर इंटरेस्ट इनकम टू यू ओनली.
बट वो सारी चीज़ें भी हम एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे चेंज करते रहते हैं. तो जैसे मेरे पास सपोज ₹1 लाख आज सरप्लस फंड्स है, Right. तो आप बोल रहे हो कि रिस्क मिटिगेट करने के लिए ऑन एन एवरेज की अगर ₹5,000 की लिमिट है पर बोरोवर, तो मुझे 5,000 20 लोगों को, अलग अलग लोगों को मैं दे सकता हूँ ताकि वो डाइवर्सिफाई हो जाए. बिल्कुल. मैं मतलब ₹1 लाख एक बोरोवर को नहीं दूंगा, मतलब मैं Correct. वो अलाउ ही नहीं करता है. राइट. तो वहाँ पे रेगुलेशन भी आपको स्टॉप करते हैं. रेगुलेशन अलाउज अप टू 50,000 रुपीज़ पर बोरोवर. बट एट अ प्लेटफॉर्म लेवल, बिकॉज सी 9 ईयर्स में हमने बहुत कुछ चीज़ें समझी है, कस्टमर के डेटा पॉइंट समझे हैं. सो बहुत बार कस्टमर जब इंटरेस्ट रेट देखता है कि कोई मुझे 24% देने वाला है, 20% देने वाला है, तो दे इमोशनली टेक सर्टन डिसीजंस कि यार मैं ज़्यादा पैसा दे देता हूँ, मुझे तो इतना रिटर्न मिल जाएगा. बट क्या होता है कि लेंडिंग, इन्वेस्टमेंट, ये सब जगह पे आपको इमोशंस के साथ कैलकुलेशंस भी रखने पड़ते हैं, बिकॉज एवरी इंस्ट्रूमेंट हैज़ अ रिस्क. म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक्स हो, P2P हो, हर जगह पे कहीं ना कहीं रिस्क अटैच्ड है. तो रिस्क को ध्यान में रखते हुए आपको इमोशंस के साथ भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है. समटाइम्स कस्टमर डजेंट अंडरस्टैंड इट, तो हम एज अ प्लेटफॉर्म वो चीज़ें इम्पोज करते हैं कि जो आपके बेनिफिट में है, तो मैक्सिमम हम वहाँ पे स्टॉप करते हैं. तो आप मान लीजिए आपके जो 1 लाख का एग्जांपल दिया, वो 5,000 रुपये के हिसाब से 20 बोरोवर्स में जा सकता है. बट हम आपको ये एडवाइस करेंगे कि वही 1 लाख रुपया आप 500 में डिवाइड कीजिए, ताकि 200 बोरोवर में जाएगा और आपका रिस्क और डाइवर्सिफाई हो जाएगा. गॉट इट, फेयर. एंड इसमें व्हाट इज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ रिटर्न दैट अ लेंडर हैज अर्नड थ्रू द प्लेटफॉर्म? Around 56%. 56%. So there are My God. certain outliers. These are I would call outliers. And then our team reaches out to these customers कि आपको ये outlier के हिसाब से रिटर्न मिले हुए या तो इंटरेस्ट इनकम आई हुई है. There are certain situation जिसकी वजह से उतना इनकम जनरेट हो गया. बट ज़रूरी नहीं नेक्स्ट टाइम आपको इतना मिलेगा, बिकॉज कई बार कस्टमर एज्यूम कर लेते हैं कि एक बार मुझे ऐसा मिला है तो नेक्स्ट टाइम मिलेगा. एंड इनफैक्ट इवन जो 60% कस्टमर मैनुअल लैंडिंग करते हैं उनको 20% के ऊपर रिटर्न मिलते हैं. फिर भी हम उनको कम्युनिकेट करते हैं कि देर इज़ अ वेरिएशन पॉसिबिलिटी, देर इज़ अ प्रिंसिपल लॉस पॉसिबिलिटी. तो ध्यान रख के आप करिए. कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले जैसे मैंने बताया कि रिस्क कैलकुलेशन करना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है. जब आप एक बार समझ लेते हो देन यू नो द प्ले कि मैं किस तरीके से करूँगा तो मेरे लिए बेनिफिशियरी रहेगा, मेरा रिस्क एपेटाइट कितना है. तो एक बार जो लेंडर समझ लेते हैं देन दे बिल्ड बिग पोर्टफोलियोज. एंड बिलीव मी, एक बार जो ये हैबिट में आ जाता है, दे नो द बेनिफिट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट एंड दे कीप ब्रिंगिंग मोर एंड मोर कैपिटल एवरी मंथ. एंड इसमें ऐसा कभी हुआ है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने 5,000 रुपये डाल दिए एंड सामने वाले बोरोवर ने लेट्स से डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो इसमें इज़ देयर एनी वे ऑफ रिकवरिंग दिस 5,000 और इट्स लाइक जस्ट बैड डेट, अभी मेरे को नहीं मिलेगा ये कभी भी? नहीं होता है ना, अप टू 90 डेज़ में मेजॉरिटी ऑफ द डेट्स रिकवर हो जाते हैं. सो 90 डेज़ का जो NPA पोर्टफोलियो हमारा है वो टिल डेट ऑन द ओरिजिनेशन लेवल इज़ लाइक 3.78% ओनली. So 3.78% of the total loans are NPAs. are you're saying. NPAs. Okay. सो फर्स्ट EMI ड्यू डेट पे काफ़ी सारे लोन डिले में हो सकते हैं क्योंकि कस्टमर की अपनी प्रॉब्लम्स हो सकती है, टेक्निकल इश्यूज हो सकती है, बट सब्सिक्वेंटली कस्टमर्स पे कर देते हैं. एंड फॉर दैट वी हैव अ फुल फ्लेज कलेक्शन मैकेनिज्म, कलेक्शन टीम ऑफ अराउंड 40-50 मेंबर्स इन हाउस, प्लस वी वर्क विद लॉट ऑफ एक्सटर्नल एजेंसीज ऑल्सो. वी यूज़ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी देयर एज वेल, lot of algorithms we use to target the customer or reach out to the customers. तो all that is our additional service to the lenders जिसके लिए हम फीस चार्ज करते हैं. Got it. और लेट्स से मैं एक रिटेल इंडिविजुअल हूँ, आई हैव लाइक सरप्लस मनी, और मेरा जैसे एसेट एलोकेशन में स्टॉक्स में थोड़ा परसेंटेज है, बॉन्ड्स में थोड़ा परसेंटेज है, गोल्ड में, रियल एस्टेट में थ्रू लेट्स से रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड ऑल. What proportion of someone's net worth according to you should go into this asset class, considering that it is also slightly risky? Right. So see, we are not into wealth advisory, so I would avoid commenting on what should be the right mechanism, but I would give you a little bit different picture. So let's say if you have a 100 rupees portfolio and if you are putting 10% of your assets into this instrument, if you are earning let's say 10% on an average at a portfolio level, possibly this will get you 0.2% of additional returns at a whole portfolio level. That is how one should look at. Now it could be 5% of your portfolio, 10% basis on your return. Because on an average in a long term, generally people targets around 10% of return. Whereas here you can say 1 to 2% upside can be seen. Plus it is not market linked. So this is the second factor one should consider.
कि जो इंस्ट्रूमेंट, मेजोरिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, लेट्स से म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, सब में कहीं ना कहीं आपका मार्केट लिंक रिस्क है, वेरएज ये इंस्ट्रूमेंट आपको हेल्प करता है मार्केट से डीलिंक होने का, बिकॉज इसका कोई मार्केट से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। तो हो सकता है मार्केट में एडवर्स कंडीशन हो और थोड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा हो, आपका पोर्टफोलियो ख़राब परफॉर्म करे, बट ये पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट प्लस और माइनस 10% प्रोबेबिलिटी पे चलता जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप अपने पोर्टफोलियो को डीलिंक भी कर रहे हो। सो बेसिस ऑन योर पोर्टफोलियो पॉलिसी, या तो आपको क्या सही लग रहा है, आप 5, 10, 15% कर सकते हो, बट आई वुड से डाइवर्सिफिकेशन राइट वे में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 50% अलोकेशन आपने P2P में कर दिया, दैट इज़ ऑल्सो नॉट राइट। बट ये दो एंगल है जिसके थ्रू आपको देखना चाहिए। करेक्ट। बीच में ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे ये हो गया था ना, नेगेटिविटी हुई थी अक्रॉस दिस एंटायर P2P इंडस्ट्री, जहाँ पर बैड लोन्स भी बहुत इंक्रीज हो गए थे, एंड आई थिंक रेगुलेशंस आल्सो हैड पुट इन सम नेगेटिव एंटायर लाइक नेगेटिविटी अक्रॉस दिस इंडस्ट्री। सो व्हाट हैड हैपेंड एंड व्हाई वाज दैट? सो ओके, लेट मी टेक वन बाय वन। सो जो नेगेटिव पब्लिसिटी अराउंड द NPA हो रही थी, आई थिंक दैट वाज अ नंबर, दैट वाज अ NPA नंबर विच वॉज बीइंग पब्लिश्ड, बट उसके साथ जो थीसिस ऐड की जा रही थी वो राइट नहीं थी। सो लेट्स सी इफ यू लुक एट NPA नंबर ऑफ ऑन 100 रुपीज़। सो P2P प्लेटफॉर्म अगर 100 रुपीज़ के लोन्स देता है, उसके अगेंस्ट में 5 रुपये का डिफ़ॉल्ट हो जाता है। एनी लैंडिंग बिजनेस में डिफ़ॉल्ट होता ही है, जो P2P प्लेटफॉर्म पे भी होगा। लेकिन ये 5 रुपया हुआ वो क्या बेस पे है? अब 100 रुपीज़ जो P2P प्लेटफॉर्म ने लोन दिया, आफ्टर 1 ईयर उसमें से 50% लोन रीपे हो चुकी है। अब उसका बेस AUM लेवल पे तो 50 आ गया। करेक्ट। आप अगर 50 रुपये पे 5% देखोगे तो 10% हो जाता है, 5 रुपीज़ 10% हो जाता है। बट एक्चुअली वो तो 100 रुपये पे देखा जाना चाहिए, क्योंकि P2P प्लेटफॉर्म खुद राइट ऑफ तो कर नहीं सकते हैं। बैंक्स और ऑन बुक लेंडर लाइक NBFC कैन राइट ऑफ दिस NPA लोन्स, तो धीरे धीरे करके वो ऑफलोड होती जाती है अपने बुक से। बट वो फैसिलिटी P2P के केस में नहीं है, इट्स अ परपेचुअल। एक बार लोन NPA बन गया तो NPA ही है। अब यही एग्जांपल मैं आपको 1 लाख रुपये के साथ बताता हूँ। सो 1 लाख रुपये का P2P प्लेटफॉर्म्स ने ओरिजिनेशन किया, 1 लाख रुपये वर्थ के लोन दिए, उसमें से 5,000 के बोरोवर्स डिफ़ॉल्ट हो गए। 5% एक राउंड फिगर लेके चलते हैं। अब धीरे धीरे करके वो पोर्टफोलियो रन डाउन हो रहा है और 80 रुपीज़ पे हो गए, सब्सिक्वेंटली 90 रुपीज़ पे हो गया, 90% पे हो गया। 5,000 का पोर्टफोलियो रेगुलर चल रहा है और 5% का NPA हो गया। अब आप उसके वो AUM लेवल पे देखोगे तो इट विल लुक लाइक 50% AUM इज़ इन NPA, बट इज़ इट अ राइट पिक्चर? एब्सोल्युटली नॉट। क्योंकि जो लेंडर ने एंट्री करी थी वो 1 लाख रुपये के साथ एंट्री करी थी, उसको उसके ऊपर लेट से 20% इंटरेस्ट मिलने वाला था, तो 1 लाख रुपये पे 20,000 रुपया इंटरेस्ट आने वाला था। उसमें से 5,000 वर्थ ऑफ लोन डिफ़ॉल्ट हो गया, तो नेट इंटरेस्ट इनकम जो हुई वो 14 रुपये की होगी, क्योंकि 95,000 वाले लोन्स पे उनको 20% मिलेगा, तो 114 रुपये उनके तो वापस आ गए। सो जो थियरी बन रही थी वो ये थी कि ओरिजिनेशन 1 लाख रुपये का, लोन दिए गए 1 लाख रुपये के, उसके ऊपर 5% डिफ़ॉल्ट, बट आज क्योंकि आउटस्टैंडिंग उसका 10,000 ही बचा हुआ है, तो 50% डिफ़ॉल्ट इज़ हाउ द स्टोरी वॉज बीइंग सोल्ड। सो I was very clear on that part, and I have very openly discussed that topic on LinkedIn also with open view. We need to explain customers, we need to explain everybody that this is how one should look at this number. It cannot be looked at in independence कि ये ऐसा हुआ है। सेकंड जो थियरी उसके अराउंड आई थी कि 1 साल में ये इतने परसेंटेज से जंप हो गया, लेट्स से 150%, बट वन शुड अगेन लुक एट कि इसके प्रीवियस ईयर में ओरिजिनेशन कितना बढ़ा था। सो मान लीजिए 2020-21 में 100 रुपये वर्थ ऑफ P2P लोन्स ओरिजिनेट हुए थे, 2021-22 में वो 500 हो गए, तो ऑब्वियसली जब 2022-23 में वो NPA मैच्योर होंगे तो वो भी तो उतने बढ़ेंगे ना। अगर उस टाइम पे 5% 5 रुपया था, तो जब 500 का ओरिजिनेशन हुआ तो 25 रुपया होगा। बट कई बार क्या हो जाता है कि थियरी डिफरेंट तरीके से सेल की जाती है और कई बार कस्टमर नहीं समझ पाते हैं। सो इसीलिए हम तो बहुत ओपनली पब्लिक डोमेन में इसके ऊपर चर्चा करते हैं। एज आई साइड कि हम लिंक्डइन पे भी ये सब चीज़ें पुटअप करते हैं, हमारी वेबसाइट पे आप जाओगे सारे नंबर्स आपको दिखेंगे।
आप हिस्टोरिकल मेरे एनपीए देख पाओगे पिछले 2 साल 3 साल 4 साल में क्या रहे, उसके हिसाब से एवरेज रिटर्न्स कैसे चेंज हुए हैं. अगर एनपीए नंबर बढ़ा है तो इट्स अ रिलेटिव नंबर टू इंटरेस्ट रेट. एनपीए नंबर बढ़ा है तो क्या उसके साथ रिटर्न बढ़े हैं या तो आरओआई बढ़ा है. बिकॉज सी वन नंबर कैन नॉट बी लुक्ड एट इन द आइसोलेशन. जैसे कंट्री लेवल पे भी आप जीडीपी को एक आइसोलेशन के तरीके से नहीं देख सकते हो. ओवरऑल ग्रोथ देखना पड़ता है, इन्फ्लेशन रेट देखना पड़ता है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी आप देखोगे कि अच्छा किस तरीके से हो रहा है, मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, नॉमिनल जीडीपी कैसे मेरा बढ़ रहा है, मेरे हाउस होल्ड इनकम बढ़ रही है तो बट परचेजिंग पावर के हिसाब से कितनी बढ़ रही है. हाउस होल्ड इनकम तो बढ़ रही है बट वो इन्फ्लेशन रेट पे बढ़ रही है तो मतलब कोई परचेजिंग पावर में फ़र्क नहीं पड़ा. बट अगर इनकम ज़्यादा रेट पे बढ़ रही है दैन द इन्फ्लेशन तो परचेजिंग पावर बढ़ा. सो वन नंबर कैन नॉट बी लुक्ड इन आइसोलेशन. तो एनपीए को आप आइसोलेशन में कैसे देख सकते हो. एंड देन द वे थियरी वॉज बीइंग सर्व्ड वॉज नॉट करेक्ट. सो वी केम अप वेरी ओपनली एंड वी हैव पुट अप इन लॉट ऑफ पब्लिक डोमेन कमेंट्स ऑल्सो कि इसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए. उसके बाद तो कस्टमर का व्यू है, उनको सही लगे गलत लगे दे कैन टेक दैट डिसीजंस. बट थियरी राइट वे में सर्व करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. I also read in the news that RBI had imposed a penalty on your company of rupees 1.99 crores. तो Right. क्या हुआ था वहाँ पे एंड क्यों पेनल्टी इम्पोज की थी? So there were certain things which we were envisaging at one point in time. जैसे कि 2019-20 में हमने एक मर्चेंट लोन की प्रोडक्ट पे काम किया था. वो प्रोडक्ट में जो पेमेंट की मैकेनिज्म थी वो एक तरीके से एनविसाज की गई और उसको यूज़ किया गया. लेटर ऑन वी अंडरस्टूड द पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम द रेगुलेटर दैट उस तरीके से P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म पेमेंट मैकेनिज्म को यूज़ नहीं कर सकता. वेर एज दैट क्लैरिटी वॉज नॉट अवेलेबल इन द रेगुलेशन. सिमिलरली देर वर 3 अदर पॉइंट्स जिसके रिलेटेड हमें 50-50 लाख की पर पॉइंट पेनल्टी इम्पोज की गई. सो दोज वर सर्टन थिंग्स जो क्लियर नहीं थी. हमें लगा टेक्नोलॉजिकली ये प्रॉब्लम को सॉल्व किए जा सकते हैं और हमने सॉल्व किया. कहीं पे लेंडर को कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करनी चाहिए थी जो हमने कम करी थी. दैट वाज आल्सो हाईलाइटेड बाय द रेगुलेटर, देन इमीडिएटली इट वाज करेक्टेड. बट पास्ट मिस्टेक्स आर मिस्टेक्स एंड आई थिंक ऑल द रेगुलेटर्स should have right to penalize companies so that they don't forget about the past mistakes, and that is the how regulator operates. So RBI के जो penalty impose हुई थी उसमें से एक factor ये भी था, they explained to us why this should be displayed and you have not done that. We immediately corrected, but for past they always impose the penalty and that was a reason of paying that penalty. Got it. And इसमें like talking about the global scenario as well, तो I was also reading that China में ये इंडस्ट्री में बहुत डिक्लाइन हुआ था over the last 5 years and उसमें मतलब काफ़ी सारे companies had also faced a lot of trouble because of P2P lending. तो चाइना में क्या डिफरेंस ऐसे सिनेरियो था and how can we ensure कि इंडिया में ऐसा ना होना चाहिए? So I think we should be thankful to our regulators. They have little bit long future foresight nets. जैसे चाइना के अंदर 2017 तक P2P lending market was exploding like anything. They overtook US market within 3 years, and when US market was like $50 billion worth of, China was like $400 billion worth of. I also visited China, met few players there in 2017, but realized couple of issues. The model which was being operated in China, वो एक डिपॉजिट टेकिंग NBFC का मॉडल था जहाँ पे प्लेटफॉर्म पूरा पैसा ले लेता है एंड खुद डिसाइड करता है किसको देना नहीं देना, एंड जो भी वापस आया उसके ऊपर इंटरेस्ट देना भी प्लेटफॉर्म अपनी बुक से करता है. सो दैट इज़ वन फंडामेंटल इशू विद द P2P मॉडल कि उस तरीके से आप ऑपरेट करोगे तो वो P2P मॉडल है ही नहीं. P2P मॉडल का पॉइंट क्या होता है कि आप एज अ लेंडर जो पैसे लेके आ रहे हो वो 1-to-1 कनेक्शन में बोरोवर के साथ कनेक्टेड होने चाहिए. अगर वो बोरोवर ने पे किया तो ही आपको मिलने चाहिए, अगर वो बोरोवर ने नहीं पे किया तो आपको नहीं मिलने चाहिए. बट अगर सारे बोरोवर ने पे किया तो आपको बेटर रिटर्न भी मिलना चाहिए. तो वहाँ पे वो फंडा फॉलो नहीं किया जा रहा था. एंड सेकेंड, एट लॉट ऑफ इन सर्टेन केसेस इट वाज आल्सो ऑब्जर्व्ड कि बोरोवर्स से पे किया जा रहा था वो इंटरेस्ट रेट 6-7% था, वेर एज लेंडर को 9-10% दिया जा रहा था. तो देयर वाज अ क्लियर मिसमैच बिटवीन व्हाट इज़ बीइंग पेड एंड व्हाट इज़ गिवन. सो काफ़ी टाइम तक वहाँ पे वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट आ रहे थे या तो रिस्क कैपिटल अवेलेबल था जिसकी वजह से वो फंड हो जाता था. बट एज एंड व्हेन more number of defaults started, they saw a problem, and then in 2018 Chinese regulator cracked down that market and they took heavy actions and धीरे धीरे करके P2P market वहाँ से almost disappear हो गया अब. But our regulator knew that this can be a problem, so it's always better to regulate the industry in the initial phase.
सो आप देखोगे तो चाइना में वो क्रैकडाउन 2018 में चालू हुआ, बट RBI केम अप विद द रेगुलेशन इन 2017 itself, so that China like situation doesn't happen in India. Vis-a-vis in UK and US, P2P lending became very famous, and it is adding value to lot of small marginal customers on both business side as well as salaried side. So I think RBI as a regulator understood that point at right time. So they came up with the consultation paper, white paper, and initially showed the interest of regulating it, and ultimately came up with the regulation in October 2017. So I think that way regulations are important so that industry doesn't become much large and suddenly explodes. एंड जो रिसेंट रेगुलेशन की भी बात आपने करी, वो 2024 अगस्त में रिवाइज किए गए, एंड देन दैट ऑल्सो हैपन आफ्टर 6-7 years लॉन्ग टाइम. सो रेगुलेटर वॉज ऑब्जर्विंग, दे वर स्टडिंग, दे वर गाइडिंग द P2P प्लेटफॉर्म्स कि ये बदलाव लाने चाहिए, ये प्रैक्टिसेस चेंज होनी चाहिए, ये प्रैक्टिसेस अच्छी है, बेटर कर दीजिए, एंड देन दे इनकॉर्पोरेटेड दैट इन द मास्टर डायरेक्शन, एंड दैट वाज पब्लिश्ड इन अगस्त लास्ट ईयर. कैन यू डबल क्लिक मोर ऑन योर ट्रिप टू चाइना, एंड आपने वो ट्रिप से क्या सीखा एग्जैक्टली अबाउट द कस्टमर माइंडसेट ऑफ चाइना और पीपल ऑफ चाइना, एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम इंडिया? सो देयर वर 2 parts. वन इज़ अ गुड पार्ट, वन इज़ अ बैड पार्ट. तो बैड पार्ट तो ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. गुड पार्ट में ये था कि द वे चाइनीज़ कंपनी थिंक्स ग्रोथ, दे डोंट थिंक लाइक डबल अप करना है या 2.5x करना है. दे ऑलवेज थिंक लाइक 10x कैसे करूँ, 20x कैसे करूँ, 30x कैसे करूँ एक साल में. एक साल में. वाह. आई मेट वन ऑफ द P2P लैंडिंग कंपनी जिसका आई थिंक कम से कम 20 फ्लोर का एक पूरा बिल्डिंग था. उतनी बड़ी टीम थी उस टाइम पे, एंड आई थिंक दे हैड ओरिजिनेटेड रफली अराउंड $35-40 billion वर्थ ऑफ लोन within 3 years time period. $40 billion. That is the kind of growth they look at. So that was good part. Second was they have a very good risk capital supply, and that is coming from their local market. So let's say इंडिया के अंदर ही हमारे लोकल कैपिटल इतना अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ वेंचर कैपिटल, गवर्नमेंट कैपिटल, जो लोकल बिजनेसेस को या तो नए स्टार्टअप को फंड कर सके. तो वहाँ पे लोकल सपोर्ट वाज वेरी हाई. जैसे एज अ स्टार्टअप आपको गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता है ऑफिस के लिए, आपको बहुत सारी ग्रांट्स इजीली मिल जाती है, एंड देन रिस्क कैपिटल अवेलेबल है, तो आपके लिए ग्रोथ करना काफ़ी आसान हो जाता है. वेयर एज इन इंडिया इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. आई हैव सीन दैट 9 years जर्नी, तो आई कैन टेल यू ऑल्सो इंटरेक्ट विथ सो मैनी स्टार्टअप्स, तो आपको भी पता होगा, राइट? तो ये 2 चीज़ें बहुत बड़ा फैक्टर थी उनके ग्रोथ में. एंड चाइना के अंदर ऐसा नहीं था कि P2P कंपनीज के ग्रोथ ऐसे थे. अब वहाँ का कुछ भी ले लीजिए. टुडे इफ़ यू लुक बैक लास्ट 10 years ऑफ EV स्टार्टअप्स, आज वो बड़ी बड़ी कंपनी बन चुके हैं, विच आर नाउ गिविंग कॉम्पिटिशन टू GMs ऑफ द वर्ल्ड और Volkswagens ऑफ द वर्ल्ड. सो दैट इज़ हाउ चाइनीज़ कंपनीज ऑपरेट. तो आई थिंक उनका जो माइंडसेट है कि यार एक 1x 2x 3x में कुछ नहीं होता है, लेट्स टारगेट 10x 20x, वो एक्सेप्ट हमें एडप्ट करना चाहिए. बिकॉज द लार्जर यू ड्रीम, लार्जर यू थिंक अबाउट एनीथिंग, यू विल ट्राई टू टेक योर सेल्फ टूवर्ड्स इट. तो एक ये बहुत बड़ा डिफरेंस मैंने देखा इंडियन इकोसिस्टम और चाइनीज़ इकोसिस्टम के बीच. सो यू थिंक लाइक इंडिया कैन लर्न अबाउट द माइंडसेट थिंग फ्रॉम चाइना? 2x 3x ग्रोथ माइंडसेट वी आर लर्निंग, वी आर एक्सप्लोरिंग. सो इंडिया के अंदर भी आप देखोगे तो लास्ट 2 साल में जैसे टाटा और महिंद्रा के EVs आ रहे हैं, सो अलग अलग सेक्टर में हो रहा है. आई थिंक वी आर येट टू reach the Chinese level. I think it will take 1 more decade for us, but we are on that track. Got it. And with new age founders coming into who doesn't know lot of things, I think they are challenging status quo. Because when you know things, you always have a shell around you कि अरे ये तो मुझे पता है तो ऐसा नहीं करना चाहिए, या तो ऐसा नहीं हो सकता है. But when you don't know things, you don't know the limit. Then you say कि अच्छा ये तो हो सकता है, चलो फिगर आउट करते कैसे होता है, राइट? सो P2P लैंडिंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ दैट थिंग कि भाई अच्छा हमें तो पता नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, चलो ट्राई करते हैं, हो तो सकता ही है, राइट? सो दैट इज़ अ माइंड सेट वी थिंक विथ. What would be the most interesting or fascinating story of a lender or a borrower in your platform? ऐसे कोई interesting anecdote है जो आपको याद आ रहा है कि किसके लिए लोन दिया था, लिया था, ऐसे कुछ है? कई सारी है. जैसे 2016 में जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तो हमारे कुछ लेंडर, तब तो हमारी टीम लाइक 4-5 लोगों की थी, तो कस्टमर सपोर्ट के कॉल में जो अवेलेबल होता था, मोबाइल पे कॉल आता था, हम उठा लेते थे.
तो वन ऑफ द कॉल आई पिक्ड अप, वो हमारे एग्जिस्टिंग लेंडर का था, एंड ही वाज लाइक कि सर आप कैश में लोगे क्या? मेरे पास बहुत कैश पड़ा है और बैंक में कैसे जमा कराऊँ, तो आप बोरोवर्स में दे दीजिए, मैं सीधा बोरोवर्स को दे देता हूँ. तो वी सेड सर वी कांट डू दैट बिकॉज फंडामेंटली वी बिलीव कि दैट टाइम वी वर नॉट रेगुलेटेड, बट दैट इज़ नॉट समथिंग विच वी शुड प्रमोट एट ऑल. तो मतलब ऐसे कई सारे लेंडर्स थे जो उस टाइम पे कॉल करते थे हमें कि आप कैश में पैसा ले लीजिए सर, मेरे पास बहुत कैश पड़ा है, चाहे तो रिटर्न नहीं आएगा तो भी चलेगा, आप प्रिंसिपल खाली वापस दिला देना. सो दैट वाज द काइंड ऑफ टेस्ट फॉर यू कि आप किस तरफ जाते हो, आप बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए साइड पे जाते हो, या आप अपने आप को वो सिचुएशन में रखोगे यार बिज़नेस मत करो बट प्रॉब्ली राइट थिंग करो. तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग उस टाइम पे सिचुएशन थी. एंड एज आई सेड कि वी वेर सो स्मॉल कि कोई भी इंक्लाइन हो जाएगा, चलो यार ठीक है ना, 5 लाख 10 लाख का और लोन दे दो, 50 लाख का दे दो इजीली, बट वी डिसाइडेड नॉट टू डू दैट. फिर एक बहुत रिसेंटली था, जैसे मैंने बताया कि आई मेट लॉट ऑफ कस्टमर्स इन लास्ट फ्यू मंथ्स आफ्टर रेगुलेटरी चेंज टू अंडरस्टैंड कस्टमर साइकोलॉजी क्या है, कस्टमर कैसे इसको सोच रहे हैं. हमारा भी बहुत सारा पब्लिक डोमेन में न्यूज़ आया एंड वी वेर कमेंटिंग ऑन एवरीथिंग, वी वेर डायरेक्टली कम्युनिकेटिंग विथ कस्टमर्स. तो कम्युनिकेशन का इम्पैक्ट क्या रहा है वो सब पता चले. तो वाइल आई मेट समबडी इन रायपुर, आई केम टू नो कि वो लेंडर का अपना 27 लाख का पोर्टफोलियो है. तो मैंने पूछा सर 27 लाख का पोर्टफोलियो आपने कैसे बनाया, क्या किस तरीके से लैंड किया एंड ऑल. तो ही सेड ऑल इज़ पिक एंड चूज़ ईच एंड एवरी बोरोवर. 27 लाख का पोर्टफोलियो एक एक लोन चूज़ करके बनाना इज़ लाइक, मतलब फ्यू हंड्रेड्स ऑफ आवर्स उसमें गए होंगे उनके. तो मैंने पूछा कि सर कैसे बनाया, कैसे आपने, मतलब मेरे लिए भी सरप्राइज़ था, 27 लाख का पोर्टफोलियो आपने एक एक बोरोवर चूज़ करके बनाया. तो ही सेड मेरे घर में अभी रूटीन हो गया है. सो 10:30 मेरी वाइफ और मेरी मम्मी पूरा अपना घर का काम ख़त्म करके फ्री हो जाते हैं और उसके बाद इस काम पे लग जाते हैं कि आज कल जो पैसा आया उसको पूरा का पूरा डिप्लॉय कर दो, बोरोवर को पकड़ो, चूज़ करो, जो सही लगे उसमें पैसा डिप्लॉय कर दो. एंड आई साइड आपका अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सो इन हीज़ वर्ड्स, आई एम नॉट सेइंग कि समबडी शुड कॉपी दैट, बट इन हीज़ वर्ड्स ये स्मॉल कैप का भी बाप हो सकता है अगर राइट वे में इसको यूज़ किया गया तो. सो दैट इज़ हाउ कस्टमर्स परस्यू इट. सो जैसे हमारे जो कस्टमर एक बार लैंड करते हैं, कैश फ्लो वापस जाता है क्योंकि वो तो वापस उनके बैंक अकाउंट में ही हिट करना है. तो जैसे जैसे कैश का फ्लो आता है दे फील दैट कॉन्फिडेंस. तो ये लेंडर का जब केस मैंने सुना तो मतलब आई वॉज ऑल्सो लाइक एक्साइटेड कि 27 लाख का पोर्टफोलियो आपने यार मैन्युअली एक एक बोरोवर को चूज़ करके कैसे बनाया. मतलब मैं एज अ फाउंडर भी मतलब 27 लाख का बनाने का नहीं सोच पाया और आपने बना दिया, तो कैसे बनाया, क्या एक्सपीरियंस रहा. सो दिस वॉज क्वाइट यूनिक फॉर मी ऑल्सो. 27 लाख के केस में मतलब अक्रॉस कितने बोरोवर्स और एवरेज टिकट साइज कितना होगा एक एक बोरोवर को उसमें? एवरेज 500 के आसपास का इतना होगा. कम? फ्यू 500? सो मैनी थाउजेंड्स ऑफ बोरोवर्स. माय गॉड, सो मैनी थाउजेंड्स ऑफ. तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि इतना टाइम कंज्यूमिंग एफर्ट है ये, कैसे हुआ. मतलब सी ही इज़ फुल टाइम वर्किंग, तो उनके पास तो उतना समय नहीं होगा. उन्होंने फिल्टरिंग क्राइटेरिया भी ज़्यादा यूज़ नहीं किया था. तो मैन्युअली पिक एंड चूज़ करना लाइक आवर्स, अनलेस एंड अनटिल समबडी हैज़ अ पैशन ऑफ चूजिंग इट, कोई करेगा नहीं. जैसे एक ट्रेडर के अंदर कैसा पैशन होता है, जो स्टॉक खरीदना है बेचना है, वैसे ही टाइप का उनकी वाइफ और उनकी मॉम का अभी हो गया हैबिट कि अरे रोज़ सुबह बैठना है और इतने बोरोवर चूज़ नहीं हो, उनको मज़ा नहीं आएगा. वैसा हो गया. और एवरेज रिटर्न कितना मिला होगा इनको 27 लाख पे? 11% होगा? ज़्यादा ही है. अच्छा, 11% से भी ज़्यादा. यस. ओके. सो मैनुअल लैंडिंग में इफ़ यू चूज़ बोरोवर्स इन अ राइट वे, आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि लैंडिंग में क्या चूज़ करूँ क्या नहीं चूज़ करूँ. राइट वे में आप डाइवर्सिफाई करोगे, यू कैन गेट गुड रिटर्न्स. बट वही है कि आप अपना क्राइटेरिया क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो चूज़ समझने के लिए आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट को समझना पड़ेगा. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस हियर? तो मैनुअल लेंडिंग वर्सेस ऑटो लेंडिंग ऐसे कुछ होता है क्या ये इसमें? नहीं, मैनुअल लेंडिंग क्या यू हैव टू चूज द बोरोवर्स, एक एक को पिक चूज़ करते हो आप. दूसरा ऑप्शन आपको फ़िल्टर का मिल जाता है प्लेटफॉर्म पे. तो जैसे मैंने बताया कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में आपने फ़ोन खरीदने गए तो आपने चूज़ कर लिया कि भाई रैम इतनी चाहिए मुझे, मेमोरी इतनी चाहिए, प्रोसेसर इतने स्पीड वाला चाहिए मुझे, इतने स्क्रीन साइज़ का चाहिए. तो आपने जैसे ये 4 क्राइटेरिया लगा दिया, पहले 100 लोन डिस्प्ले में आ रहे थे, अब 10 पे आ जाएंगे. नाउ यू कैन ईजिली गो थ्रू इट एंड चूज़ इट. वैसे ही बोरोवर का स्क्रीनिंग आप कर सकते हो कि आपने बोरोवर का फ़िल्टरिंग लगा दिया कि इससे इतनी इनकम वाला चाहिए, ये एज ग्रुप का चाहिए, इतने क्रेडिट रेटिंग वाला चाहिए. तो मान लीजिए उस टाइम पे प्लेटफॉर्म पे 500 बोरोवर्स दिख रहे होंगे टोटल, तो आपको फ़िल्टर
उसमें से 50 को लिस्ट करके दिखा देगा कि आपके क्राइटेरिया के हिसाब से ये 50 है, तो आप आसानी से उनको चूज़ कर सकते हो, आपका समय थोड़ा सा बच जाएगा। गॉट इट, फेयर। और ऐसा कोई कैपिटल है क्या, अगर लाइक आइडियल कैपिटल अगर इतना होगा तो ये प्लेटफॉर्म पे मतलब P2P लेंडिंग में जाना चाहिए, मतलब 10,000 रुपये, 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये, ऐसा कोई आइडियल नंबर है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से आप एटलीस्ट 20-30 बोरोवर्स में डाइवर्सिफाई करो, उतना पैसा आपको लगाना चाहिए। सो इफ़ यू आर पुटिंग लेट्स से 500 रुपीज़ ईच, तो आप 10-20 हज़ार से स्टार्ट कीजिए, तो आपको रिजल्ट बेटर दिखेगा। क्योंकि प्लेटफॉर्म लेवल पे 3.78% का डिफ़ॉल्ट है, उसका मीनिंग कि 100 रुपया लोन में दिया गया तो 3 रुपीज़ 78 पैसा डिफ़ॉल्ट हो सकता है। बट जब आप लेट्स से 5 ही बोरोवर को दे रहे हो और उसमें से 2 आपके आगे, वो 3.78 में 2 रुपये आपके आगे, तो आपके लिए पोर्टफोलियो लेवल पे डिफ़ॉल्ट बढ़ सकता है। तो जितना डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा होगा उतना ही रिस्क आपका कम होते जाएगा एंड आपको रिजल्ट बेटर मिलेगा। अल्टीमेटली सी रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो जानने के लिए भी बेस कंडीशन आपको ट्राई करनी चाहिए। राइट। और ये जो 27 lakhs का एग्जांपल आपने बोला, इज दिस लाइक द हाईएस्ट अ पर्सन हैज लेंट ऑन द प्लेटफॉर्म? देयर आर मेनी लेंडर्स जो 50 लाख तक करते हैं। सो 50 लाख इज अ मैक्सिमम कैप इम्पोज्ड इन द रेगुलेशंस। तो 50 लाख का लेंडिंग बहुत लेंडर्स करते हैं। 50 लाख अक्रॉस एकदम थाउजेंड्स ऑफ बोरोवर्स। वाओ, गॉट इट। सो जब लेंडर ज़्यादा अमाउंट लगाता है तब ये टेक्नोलॉजिकल फीचर्स ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब किसी को 5-10 हज़ार 15 हज़ार करने हैं तो वो एक बोरोवर को चूज़ करता है एंड सी इट्स एक्साइटिंग थिंग टू डू। आप जब पहली बार करोगे, और या मान लीजिए कि आपने जब लाइफ में पहली बार स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग किया होगा या तो स्टॉक चूज़ किए होंगे, तो कितना एक्साइटिंग लगता है। अच्छा, ट्रेड डालूंगा, फिर देखूंगा एग्जीक्यूट हुआ नहीं हुआ, मतलब मुझे तो यही एक्साइटमेंट आया था तब। फिर मैं हर सेकंड रिफ्रेश करता था, तब सिस्टम्स भी बहुत स्लो थी, 2006-07 की बात है। तो ऑनलाइन में भी रिफ़्रेश होने में भी टाइम जाता था, एग्जीक्यूट होने में टाइम जाता था। उसी तरीके से यहाँ पे आप एक बोरोवर को देखते हो, फिर एंड देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट कि आप कमाने तो वाले ही हो बट आप किसी के ड्रीम फुलफिल करके कमा रहे हो, कि भाई वो बंदे को लोन मिल रहा है जिसका एक मीनिंग है। सो सपोज दिसंबर मंथ में हमने 1 लाख बोरोवर्स के लोन अरेंज करा है हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू। अब ये जो 1 लाख बोरोवर्स को लोन गए, एवरेज फैमिली साइज लेट से 4 लोगों की है, तो हमारे लेंडर्स ने 4 लाख लोगों को हेल्प की, या तो उनके ड्रीम्स को फुलफिल करने की हेल्प, मतलब उनको मदद करी। दैट फीलिंग इज़ ऑल्सो ऑसम। एज एंड व्हेन आप करते जाओगे, आप बिलीव मी, 1 लाख रुपया लगाए और धीरे धीरे पोर्टफोलियो में आपके 5,000 बोरोवर हो गए, तो आपने 5,000 लोगों की मदद भी करी और कमा भी लिया। दोनों एंगल आ जाते हैं। सो इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे आपको ये फीलिंग आ सकती है, विच यू मे नॉट गेट इन लेट्स से स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड। वो डिफरेंट असेट क्लास है, डिफरेंट तरीके से आप चीज़ों को परस्यू कर रहे हो, बट ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे आप लोगों की मदद भी कर रहे हो और कमा भी रहे हो अच्छे से। राइट। आई ऑल्सो रेड दैट 2022 में आपने हार्दिक पांड्या को ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया था फॉर लेन देन क्लब। राइट। तो हाउ वाज दैट एंटायर एक्सपीरियंस एंड इज इट डिफिकल्ट टू वर्क विद सेलिब्रिटीज? मेरे हिसाब से तो नहीं। अब हार्दिक के केस में ये भी था कि ही इज़ फ्रॉम बड़ौदा, मैं अंकलेश्वर से हूँ, तो मतलब हमारा डिस्टेंस इज़ लाइक हार्डली 80 किलोमीटर्स एंड कल्चरली ऑल्सो वी आर क्वाइट नियरर, कि भाई गुजरात से ही है, वहाँ से ही है। एंड फर्स्ट टाइम व्हेन आई मेट हिम इट वाज लाइक 30 मिनट्स मीटिंग। सो मैं उनको मिलने गया था पुणे में, उस दिन इंडिया श्रीलंका का मैच था, आई थिंक T20 ही था। तो मैं गया 30 मिनट्स के लिए मिलना था, सो दैट ही अंडरस्टैंड्स कि लेन देन क्लब क्या करता है, एंड मुझे भी लग रहा था कि उनका जानना ज़रूरी है, सो दैट ही नोज़ कि कहाँ पे मैं इन्वॉल्व हो रहा हूँ। बट वो 30 मिनट्स की जगह पे 4 घंटे बैठा हमने। वाओ। एंड इट वाज लाइक वी वर डिस्कसिंग अबाउट ऑल डिफरेंट एस्पेक्ट्स, P2P लैंडिंग क्या होता है, किस तरीके से होता है। एंड इनफैक्ट आई वाज आल्सो सरप्राइज, आई थॉट बिकॉज ही इज़ अ स्पोर्ट्समैन प्रॉब्ली फाइनेंशियल मार्केट का नॉलेज कुछ चीज़ों का नहीं होगा। जैसे मेरी फर्स्ट जॉब चालू हुई तब लेमन ब्रदर्स वाली क्राइसिस चल रही थी, ग्लोबल क्राइसिस, तो मैंने उसके बारे में उनको बताया, तो ही हैड आइडिया अबाउट इट कि सिक्योरिटाइजेशन से क्या हुआ था उस टाइम पे। सो मैं भी काफ़ी सरप्राइज हो गया, एंड देन वेंट ऑन एंड इट्स लाइक 4 hours वी वर डिस्कसिंग बिफोर रियलाइजिंग कि अच्छा भाई 11:30 बज गए, एंड ही हैड प्रैक्टिस नेक्स्ट डे मॉर्निंग, सो ही हैज़ टू गो एंड स्लीप। But that is a kind of intense conversation. Then also a couple of times we caught up over the phone. I met his brother also and all. But it is not difficult conversation. In fact, हमारा जब ad shoot हुआ था, since 2 days he was suffering from fever.
बट उसके पहले ऑलरेडी एक बार हमारा शूट कैंसिल हुआ था, एंड एवरी शूट कैंसलेशन इज़ लाइक बिग डेंट टू योर बजट, लाइक यू हैव टू बेयर दोज लैक्स ऑफ रुपीज़ वर्थ ऑफ कॉस्ट. सो अब दूसरी बार देन ही गॉट फीवर. अब हम स्केप्टिकल है, मेरी टीम एकदम परेशान है कि यार पता नहीं अभी कल शूट होगा नहीं होगा. बट देन ही सेड कि नहीं मैं आऊँगा. एंड इवन दो ही हैड फीवर, थोड़ा सा एनर्जी कम था, बट एटलीस्ट जब शूट चालू हो रहा था देन ही वॉज लाइक सुपर चार्ज्ड. राइट, सो दे ऑल्सो हेल्प यू आउट इन द बेस्ट पॉसिबल वे. एंड प्रॉब्ली व्हेन यू मेक देम रियलाइज़ कि यार आपके कंधों पे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि आई एज अ कंपनी इज़ गोइंग टू लिवरेज यू फॉर सच अ बिग थिंग. एंड व्हेन ही अंडरस्टूड कि इतने सारे बोरोवर्स को हम हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू फ़ायदा करते हैं एंड लैंडर्स भी इतना अच्छा कमाते हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू वॉज कि हाँ ठीक है, मुझे भी कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने चाहिए. तो इट वर्क्स ऑल द वे अराउंड. एंड हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया रहा. एंड सब्सिक्वेंटली, सो बिफोर दैट हार्दिक इन्वेस्टेड इन अवर कंपनी. लेटर ऑन ही बिकेम ब्रांड एम्बेसडर. सो वो आइडिया तो बाद में हमें आया. ही बिकेम इन्वेस्टर, ही पार्टिसिपेटेड इन अवर लास्ट राउंड इन्वेस्टमेंट. एंड सो थोड़ा बहुत उनको बिजनेस का आइडिया था कि हम क्या करते हैं. एंड व्हेन आई पिच कि वाई यू शुड बी ब्रांड एम्बेसडर, ही लाइक दैट आइडिया, लाइक कि अच्छा मतलब एज अ पर्सनालिटी ही इज़ लिटिल बिट डिफरेंट, और हमारा इंस्ट्रूमेंट भी जो है वो काफ़ी डिफरेंट है. सो दैट इज़ हाउ इट वॉज मर्जिंग विथ ईच अदर, एंड वी वॉन्टेड टू टेक इट अप टू द मार्केट. कि समटाइम्स यू हैव टू एक्सपेरिमेंट, समटाइम्स यू हैव टू गो आउट ऑफ योर वे एंड वर्क विथ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनालिटी और डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट to get something better out of it. मैंने ये ऐसा ट्रेंड देखा है आजकल, लाइक अ लॉट ऑफ दी सेलिब्रिटीज एंड क्रिकेटर्स आर आल्सो एंजल इन्वेस्टिंग, लाइक इन्वेस्टिंग इन अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स, एंड उनको भी वो बिजनेस एक्यूमेन एंड वो सब काफ़ी अच्छा होता है. लाइक वी फील दैट ठीक है क्रिकेटर्स है, आर्टिस्ट है, बट दे ऑल्सो हैव लाइक अ गुड सेंस ऑफ बिजनेस नॉलेज, एटलीस्ट इज व्हाट आई हैव रियलाइज्ड. लाइक एवरी क्रिकेटर इज इन्वेस्टिंग इन सम और द अदर स्टार्टअप nowadays. Last 5 days the trend is going up and up, and which is good as well, because see somewhere you are generating wealth and you have to invest those money. Now they look at the diversification and allocate some portion of money towards startup investment. So जो risk capital की मैंने बात करी कि चाइना अमेरिका में ये बहुत है, उसी की वजह से वहाँ पे न्यू एज कंपनियाँ काफ़ी अच्छा ग्रोथ अचीव कर लेती, बिकॉज वो रिस्क कैपिटल उनको मिलता है. नाउ क्रिकेटर्स आर ऑल्सो बिकमिंग वन सोर्स ऑफ दैट कैपिटल, एंड इट इज़ नॉट जस्ट अ कैपिटल, बट जब वो इन्वेस्ट करते हैं तो पब्लिसिटी भी आपको मिलती है. अगर आप कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी हो तो उनके नाम की वजह से आपकी प्रोडक्ट और थोड़ी सी बिकेगी, राइट. तो आई थिंक दे आर ब्रिंगिंग गुड वैल्यू टू द स्टार्टअप और द बिजनेस इकोसिस्टम. और इसका एक्चुअल में मतलब कितना बेनिफिट होता है, लाइक इज देयर अ वे टू कैलकुलेट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट व्हेन यू पे टू दीज सेलिब्रिटीज़ कि ओके इनकी वजह से ओके इतना बेनिफिट हुआ है. इज देयर अ वे ऑफ डूइंग दैट, कुछ होता है ऐसा? देखो, अगर बिज़नेस के टर्म्स में देखें और हम ये जानना चाहते हैं कि मैं पहले 100 रुपये का धंधा करता था, सेलिब्रिटी आके 120 का हो गया, 121 का हुआ या 150 का हुआ, नहीं हो सकता है. देयर इज़ अ परसीव्ड वैल्यू विच योर कस्टमर गेट्स, और उसको मेज़र करने के अलग अलग तरीके हैं, बट वो एक्यूरेट नहीं होते हैं. बट कहीं ना कहीं आपको पता ज़रूर चल जाता है इन टर्म्स ऑफ स्लोली ग्रेजुअली आपका बिजनेस बढ़ता है, या तो आपका कस्टमर कैसे आपके बारे में सोचता है. जैसे हमने हार्दिक पांड्या को लिया, तो द वे आवर कस्टमर्स वेर थिंकिंग अबाउट लेनिंग क्लब एज अ कंपनी काफ़ी चेंज हो गया. लाइक अच्छा, हार्दिक पांड्या इज़ योर ब्रांड एम्बेसडर. हमारी वेबसाइट पे जब उनको लोग देखते थे, क्योंकि P2P लैंडिंग कंपनीज में वी वर द ओनली वन हु रोप्ड इन सच काइंड ऑफ ब्रांड एम्बेसडर. तो ऑटोमेटिकली कंपेयर टू बाकी ब्रांड्स आपके प्रति उनका जो मतलब व्यू होता है, नज़रिया होता है, वो बदल जाता है कि हाँ ये एक एस्टैब्लिश कंपनी लग रही है. एंड ट्रांजेक्शन वाइज वी वर क्वाइट लार्ज, बट जब लोग हमारे बारे में सोचते थे उनको नहीं पता था. सो दैट इज़ हाउ वी ट्राई टू कनेक्ट विथ द सेलिब्रिटी, एंड उससे हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ. 1.5 year टुडे ऑल्सो. Now he is not in active engagement as a brand ambassador, but still people know us as a brand. जो P2P lending company, अच्छा हार्दिक पांड्या आपके साथ connected था, right? And he is well known person across India, right? As because cricket is something very big in India. Yeah. तो बहुत फ़र्क तो पड़ता है. जो परसीव्ड वैल्यू आप कस्टमर के माइंड में प्लांट करना चाहते हो, उसमें आपको बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है. Got it. I read on your LinkedIn profile, you call yourself as a very desi and ROI-minded entrepreneur, and you're very focused on getting the pulse of the consumers. तो ये पूरा mindset, like, is it like the Gujarati mindset that is imbibed into you, या ये mindset कैसे आया? बिल्कुल. So mix है.
गुजराती माइंडसेट तो है ही है, बट मेरे मम्मी पापा दोनों टीचर थे, तो वो हमेशा ये सोचते थे कि यार बिज़नेस क्यों करना, जब तुम इतने लाखों में सैलरी कमा रहे हो क्यों ऐसा रिस्क लेना वगैरह। तो तब से मेरे माइंड में एक चीज़ क्लियर थी कि यार उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो नीचे नहीं पड़ने देनी है। तो मैंने जब फर्स्ट बिजनेस स्टार्ट किया था 2009 में, आई एंड वन ऑफ माई को फाउंडर वी रैन इट फॉर 2.5 years, वेंट बैक टू जॉब। तब वो डिसीजन मैंने लिया था बिकॉज आवर इनकम वॉज गोइंग डाउन। बट देन व्हेन आई रिबाउंडेड बैक एंड स्टार्टेड लेनदेन क्लब विद दीपेश, द आइडिया वॉज टू बी ROI ड्रिवन, इनकम ड्रिवन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। सो आप बिलीव नहीं करोगे, इंडिया के अंदर वेरी फ्यू स्टार्टअप्स होंगे जो इस तरीके से सोचते हैं। जैसे हमने 2016 के अप्रैल में हमारा एंजल इन्वेस्टमेंट रेज किया था 75 lakhs का। द टारगेट वॉज बाई सितंबर वी शुड बी ब्रेकिंग इवन, एंड हम पहुंच गए। तब हम 40 लाख रुपये के लोन डिस्बर्स करते थे, टीम छोटी थी, खर्चे कम थे, बट वी रीच दैट। एवरी वीकली बेसिस पे आई वुड लुक एट माई लोन डिस्बर्समेंट, कैश फ्लो, यूज़र आ रहा है कैसे आ रहा है, कितना कैक मेरा जा रहा है। एंड मतलब ऐसा था कि मेरी टीम भी थोड़ी कभी कभी इरिटेट हो जाती थी, अरे मतलब क्या है। एंड एट दैट एज यू डोंट हैव एक्सपीरियंस रिसोर्सेज, मतलब जिसका 6 महीने का एक्सपीरियंस है वो बंदे को आपने मार्केटिंग का पूरा काम दे रखा है, दे डोंट इवन अंडरस्टैंड इट, बट यू हैव दैट। एंड टिल डेट इन लेनदेन क्लब वी ट्रैक एवरीथिंग वीकली बेसिस। जो हैबिट अप्रैल 2016 में स्टार्ट हुई थी दैट गोज ऑन टिल डेट। So now though we have very senior leaders in team and all, but everybody thinks business on a weekly basis. Everybody looks at कि ये धंधा करके हमें इनकम आएगी कि नहीं आएगी। It is absolutely okay to invest money, but horizon clear होना चाहिए कि 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में हम ब्रेक इवन पे पहुँचेंगे या हम प्रॉफिट पे पहुँचेंगे। And slowly gradually I am building my team in such a way every vertical looks at their own profitability. And in future, let's say if we have multiple company under the group, every company should have their own profitability metrics and they should be profitable business or they should have visibility of profit. So जब ब्रांड कैंपेन भी करना था तो बहुत कश्मकश थी कि इसमें हम इतना कैपिटल अलोकेट कर रहे हैं, उसके सामने बिजनेस कितना आएगा। बट देन देर आर सर्टन थिंग्स जो इन्वेस्टमेंट आपको बहुत लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स देते हैं, तो आपको उस तरीके से परस्यू करना पड़ता है। बट ट्रांजेक्शन लेवल पे वी आर वेरी फोकस। तो आप अगर हमारी हर एक प्रोडक्ट देखोगे, जो हमारी लोन प्रोडक्ट स्मॉल टिकट साइज़ पर्सनल लोन है, एवरेज टिकट साइज़ इज़ जस्ट 15,000। वहाँ पे मैं यूनिट लेवल पे भी प्रॉफिट बनाता हूँ, बिजनेस लेवल पे भी प्रॉफिट बनाता हूँ। मेरी मर्चेंट लोन यूनिट लेवल पे भी प्रॉफिटेबल है, बिजनेस लेवल पे भी प्रॉफिटेबल है। सो दैट इज़ हाउ वी लुक एट। जब हमने स्टार्ट किया था तब नहीं थी, बट विद इन 6 months और 12 months वी शुड हैव दैट विजिबिलिटी। अगर वो विजिबिलिटी नहीं रखेंगे तो लॉन्ग टर्म में बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो इसीलिए मुझे लास्ट 9 years में, even though we haven't raised huge amount of capital and all, we were never under the pressure कि आपने capital raise नहीं किया तो आपके business के ऊपर question आएगा। And our team also realized that over the period of time, whoever spent more than 2 years, 3 years with us, they understood the requirement of this कि capital raise से आप business नहीं चला सकते हो। हाँ, value आपकी बढ़ जाएगी, आपकी valuation बढ़ जाएगी, शायद कभी थोड़ी liquidity फटाफट से मिल जाएगी, but जो stability एक होनी चाहिए वो stability नहीं रहती है। तो they realize, and अब मुझे नहीं बोलना पड़ता है। नाउ ROI एंड द प्रॉफिटेबिलिटी इज़ इन, मतलब वो बोलते हैं ना कि हमारी रगों में है, तो लेनदेन क्लब के हर एक मेंबर के अंदर होती है। एंड दे देमसेल्व्स रन फॉर इट। अगर कोई एरिया में उनको लगता है कि कॉस्ट ज़्यादा जा रही है, दे विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट वर्किंग अराउंड इट कि ये वेंडर महंगा है तो दूसरा कहाँ से ढूंढे, तीसरा कहाँ से ढूंढे, रिडंडेंसी कैसे बना ले ताकि तीनों के बीच में हम कॉस्ट को डिवाइड करके कम लेवल पे लेके आ जाए। तो दैट इज़ हाउ दे देमसेल्व्स थिंक अबाउट इट। So are you profitable right now? So we became profitable in 2020-21, 21 profitable, 22 profitable, 23 profitable, 23-24 में we had to suffer a loss because of regulation के side से हमें कुछ चीज़ें change करनी पड़ी थी। And this year whatever profits we made in those 3-4 years, we are going to make more than all those years combined this year. Yeah. Oh wow. एंड आपने बताया कि आपने कैपिटल कम रेज किया था, तो टोटल कितना कैपिटल रेज किया है आपने? टिल डेट वी हैव रेज्ड अराउंड 85 crores। अच्छा, एंड आपके कंपनी का वैल्यूएशन कितना होगा? उस जो लास्ट राउंड हमने रेज किया था दैट टाइम पोस्ट मनी वैल्यूएशन वाज अराउंड 380 crores। ओके, एंड व्हाट वुड बी द स्केल ऑफ रेवेन्यूज ऑफ योर कंपनी? तब हमारा था लगभग 28-30 crore एनुअलाइज्ड। एंड एट प्रेजेंट व्हाट वुड बी द स्केल? एट प्रेजेंट अराउंड 250 crores। 250 crores, वाओ।
एंड व्हाई डू यू थिंक दैट गुजरातीज बिकम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन? ऐसा क्या होता है उनमें? आई हैव सीन लाइक अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव लाइक फ्रॉम दैट कम्युनिटी, लाइक दे बिकम वेरी सक्सेसफुल इन बिजनेस. वो धंधा माइंडसेट होता है. आई कम फ्रॉम अ मारवाड़ी बैकग्राउंड, Right. इसमें भी होता है थोड़ा. तो क्या लगता है आपके हिसाब से, क्या ऐसे ट्रेड से चीज़ है जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल होते हैं? आई थिंक एक तो ये कि आप हमेशा ROI के अराउंड सोचते हो, इवन दो यू मे नॉट फोकस एवरी टाइम, बट विजिबिलिटी होना ज़रूरी है. एंड आप खुद कन्विंस हो तो ही आपकी टीम कन्विंस होगी कि ये क्यों सोचना है. सो आई थिंक जब पूरी टीम ऐसा सोचने लगती है तो ऑटोमेटिकली पूरा बिजनेस वैसे ही बिल्ड होता है, राइट? तो एक ये मुझे लगता है फैक्टर. सेकंड मुझे लगता है एडप्शन. आई फील आवर एडप्शन रेट इज़ मच हायर कंपेयर टू द एवरेज ऑफ इंडिया. पॉसिबली हमें ये बोला जाएगा कि अरे यार ये करने से ऐसा हो जाएगा, तो वी विल फील कि कर लो. अब जैसे सिंस अगस्त 2024 रेगुलेशन में जो बदलाव आया, तब से हमने 2 बार प्रोडक्ट को अपसाइड डाउन चेंज कर लिया है. जो हमने पहली प्रोडक्ट बनाई थी उसमें रेगुलेटरी कुछ व्यू आया तो हमने उसको डिसकंटिन्यू किया, एंड देन वी लॉन्च कंप्लीट न्यू प्रोडक्ट विद द गाइडेंस एंड ऑल. And now that product is working well for the customers. We have scaled up 2-3 times within last 1 quarter itself. Just 3 महीने से भी कम हुआ है उसको लॉन्च हुए फिर भी. So I think the adoption is something plays very vital role in making the business successful. जैसे हम लोग छोटे थे, शायद आपने भी सुना हो कि अगर किसी बंदे ने 3 साल तक बिजनेस टिका लिया तो फिर आप टिका लोगे, क्योंकि तब तक में क्या ना, आप 1-2 साइकिल देख लेते हो, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बन जाती है, आपको पता है कैसे क्या घुमाना है. तो वो एक्चुअली 3 साल का मायने नहीं था, बट पॉइंट इज़ 3 साल 36 महीनों में आपने बहुत अप्स एंड डाउन देख लिए होंगे, बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी खुद की बन गई होगी जो स्टार्टिंग में नहीं होगी. आपने बहुत समय ऐसे देख लिए होंगे कि भाई पैसे नहीं है तो कैसे चलाना है वैसा. तो देन यू बिकम सो फ्लेक्सिबल कि अच्छा चलो ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आगे बढ़ते हैं. अब एक स्टार्टअप की आप जर्नी देखते हो जब 9-10 साल की, तो उसमें ऐसे उतार चढ़ाव आए होंगे. आप तो शायद सह लोगे एज अ फाउंडर, बट क्या आपकी टीम वो सह सकती है? तो आपको टीम में भी फ्लेक्सिबिलिटी लाना है, एंड वो तभी आएगी जब वो आपके विज़न के साथ अलाइंड है. तो वी पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स इन अलाइनिंग पीपल विथ आवर विज़न ऑल्सो. तो मुझे लगता है कि मे बी ये 2-3 फैक्टर्स है जो गुजराती के फेवर में शायद काम करते हैं. थोड़ा एग्जैजरेशन भी हो सकता है, बट आई फील सो. मैंने एक इंटरव्यू में देखा था दैट कुणाल शाह, द फाउंडर ऑफ क्रेड, ही वाज टेलिंग दैट गुजरातीज़ में ऐसा होता है कि जब भी वो लोग मिलते हैं ना, लाइक कोई भी गैदरिंग में, सोशल गैदरिंग में ऑन ऑल, वो एक हमेशा पूछते एक दूसरे को कि क्या नया है, व्हाट्स द ट्रेंड. एंड दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी कॉमनली डिस्कस्ड इन ऑल द सोशल गैदरिंग्स इंस्टेड ऑफ एनीथिंग एल्स. तो उससे क्या पता चलता है कि ओके व्हाट इज़ न्यू, व्हाट्स द ट्रेंड, क्या नया आ रहा है. तो उससे मतलब जो इंसाइट्स होते हैं नए सेक्टर्स के बारे में, आइडेंटिफाइंग लाइक things that will do well in the future, that is something which is there in the conversations. Absolutely. तो जैसे मैं भी मेरे कज़िन से मिलता हूँ या मेरे इंजीनियरिंग के फ्रेंड्स जो मेजोरिटी गुजराती थे, हम लोग भी मिलते हैं तो वही डिस्कशन होते हैं. मतलब 80% ऑफ टाइम यही होगा, बाकी 20% सब टाइम पास की बातें भी होगी. बट स्टॉक में क्या चल रहा है, या तो नए क्या टेक्नोलॉजी आ रही है, या तो बिजनेसेस में क्या लग रहा है अगले 3 साल में, 5 साल में, आपने क्या नया चालू किया. जैसे अभी मैं US गया था नवंबर में, तो आई स्टेड एट वन ऑफ माई फ्रेंड्स प्लेस फॉर थैंक्स गिविंग वीकेंड. तो ही हैज स्टार्टेड हिज Airbnb बिजनेस इन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स. ही परचेज कपल ऑफ प्रॉपर्टीज़ एंड ऑल. तो हम लोग 2-3 घंटा डिस्कस कर रहे थे उसकी पूरी प्रोडक्टिविटी के ऊपर, अगली 3 प्रॉपर्टी कहाँ लेनी चाहिए US में एक्सेट्रा. अब मेरा वो टॉपिक ही नहीं था, मैं तो फर्स्ट टाइम US गया था, बट बिकॉज ये कॉन्वर्जेसन हुआ, नाउ आई हैव आइडिया अबाउट द प्रॉपर्टी रेट्स ऑफ सो मैनी सिटीज़ ऑफ US. मुझे वहाँ पे कितना ऑक्यूपेशनसी रहता है वो पता है. Airbnb के US बिजनेस में कितना परसेंटेज मार्जिन छूटता है वो भी पता है. मुझे नहीं पता है वो कैसे फ्यूचर में यूज़ होने वाला है, बट एटलीस्ट ये इनसाइट मिल गई. वेर एज लॉट ऑफ टाइम यू विल फाइंड कि कुछ पुराने फ्रेंड्स मिलेंगे तो कुछ दूसरी बातें करेंगे, बट हम लोगों के बीच में क्योंकि कॉन्वर्जेसन बिजनेस के अराउंड होता है तो आप नई चीज़ें बहुत इजीली जान लेते हो, फिर आप अपने बिजनेस में भी अप्लाई करते हो. सी इट्स ऑल अबाउट लर्निंग एंड देन अप्लाइंग इट टू इट. यू कैन नॉट अप्लाई ऑल द फंडास कॉन्शियसली. आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको पुश करता है टुवर्ड्स सो मैनी थिंग्स कि 2 साल पहले तुमने Airbnb के बिजनेस में इस तरीके से प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करी थी. जस्ट ट्राई इट फॉर योर बिजनेस. क्या लोन बिजनेस में अप्लीकेबल हो सकती है? व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग एंड सिटिंग इन अ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन विथ योर टीम एंड सडनली योर माइंड पुशेज यू, अरे ये तरीके से देख जरा, हो सकता है क्या? दैट इज़ हाउ इट हैपन्स. एंड स्पेसिफिकली इन फाउंडर्स माइंड मुझे लगता है कि दिन में इतने ज़्यादा
तूफ़ानी ख्यालात चलते रहते हैं तो उसको राइट वे में अलाइन करना, और जब आप ऐसे कॉन्वर्जेशन करते हो वो उसमें और ऐड कर देता है। जैसे आग में घी डालने से आग कैसे और बढ़ जाती है, वैसे ही आप ऐसे कॉन्वर्जेशन करते जाते हो तो आप कंटिन्यूसली उसके बारे में सोचते जाओगे। डेफिनेटली इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू शट ऑफ माइंड सम टाइम, बट मेजोरिटी कॉन्वर्जेशन इसके अराउंड ड्राइव होते हैं। जैसे मेरे फादर इन लॉ को भी मैं मिलता हूँ, सो ही इज़ लाइक एविड इन्वेस्टर एंड ही हैज़ लॉस्ट मनी इन स्टॉक मार्केट इन अ बिग वे इन सर्टन साइकिल्स। तो उनसे जब बात होती है तो हमारा कॉन्वर्जेशन चालू ही वहीं से होता है कि हमारे में ऐसे बोला जाता है कि भाविन कुमार ये वाला स्टॉक क्या लग रहा है आपको, बताओ। फिर मैं ज़रा स्टडी करके बताऊँ, ये आप ये टिप के भरोसे पे मत करो, ज़रा फंडामेंटल भी चेक करो, ये ऐसा लग रहा है। सी दैट इज़ हाउ आवर कॉन्वर्जेशन हैपन्स। अब आप उसको रिमूव कर दोगे तो शायद हमारे पास ज़्यादा डिस्कशन के पॉइंट ही नहीं होंगे। माई ब्रदर इन लॉ इज़ इन टू ब्रोकरेज, तो हम मिलेंगे तो मुंबई की प्रॉपर्टी मार्केट के रेट, मीरा रोड में अभी क्या नया रेट चल रहा है, मलाड मार्केट में क्या चल रहा है, उसके बारे में बात। तो कहीं ना कहीं वो बिजनेस कॉन्वर्जेशंस आपको हेल्प करते हैं। सो व्हेन आई गो फॉर ऑफिस सिलेक्शन, आई नो ईच एंड एवरीथिंग, ये एरिया में क्या रेट चल रहा है, बिकॉज आप 2 साल 3 साल से तो बातें ही करते जा रहे हो, तो आपको पता रहता है वो सब चीज़ें कि ये रेट चल रहा है, अगर इसके नीचे मिला तो मतलब इट्स अ विनिंग डील फॉर यू। ज़्यादा सोचो मत, वहीं पे क्लोज कर दो, बट इसके ऊपर मिल रही तो छोड़ दो, नहीं करनी चाहिए डील। राइट। आपके प्लेटफॉर्म पे टोटल अभी कितने कस्टमर्स रजिस्टर्ड हो गए? हमने अभी 2 करोड़ का बेंचमार्क क्रॉस कर लिया है। वाओ। जिसमें से लगभग 30-35 लाख लैंडर्स होंगे और बाकी के बोरोवर्स होंगे। तो since like there are like 2 crore customers, and I'm sure like you would be interacting with a lot of Indian customers as well because you're in this B2C space. Right. तो इसमें आपके हिसाब से इंडियन कस्टमर्स का आपने क्या ऐसे की इंसाइट्स या तो की चीज़ें सीखी है कि एक इंडियन कस्टमर ऐसा होता है, एंड उसकी वजह से आपने अकॉर्डिंगली डेवलपमेंट्स या प्रोडक्ट्स लॉन्च किए? राइट। सो जैसे पिछले 3 साल में स्पेसिफिकली आफ्टर कोविड वी रियलाइज दैट इंडियन इन्वेस्टर्स वांट टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स एंड दे आर कम्प्लीटली ओपन टूवर्ड्स इट। तो हमने स्लोली ग्रेजुअली हमारी प्रोडक्ट की एंट्री बैरियर जो है वो कम कर दी। सो लगभग 2020-21 में एंट्री टू P2P प्लेटफॉर्म ऑन आवर प्लेटफॉर्म वाज लाइक 10,000 से आप इन्वेस्टमेंट चालू करोगे या लैंडिंग चालू करोगे। अब वो 250 पे एक बोरोवर को भी आप दे दो। अर्लियर वी वर लाइक इम्पोज सर्टेन काइंड ऑफ रूल्स so that customer diversifies investment, but later on we realize that people wants to explore first. उनको एक एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, कैसे ट्रांजेक्शन होता है, कैसे ये प्रोसेस चलती है। दे हैव दैट क्यूरियोसिटी, एंड डिजिटल एडॉप्शन जो कोरोना टाइम में बढ़ा उसके बाद ये क्यूरियोसिटी और बढ़ती गई। तो हमने फिर हमारे अपने आप को चेंज किया। वी चेंज द प्लेटफॉर्म इन सच अ वे कि पहला ट्रांजेक्शन आप कर लो। जब कस्टमर 250 का ट्रांजेक्शन करता है तो उसको ट्रस्ट आ जाता है एक, फिर वो 10 और ट्रांजेक्शन अगले एक दिन में भी कर लेता है। सो दैट इज़ हाउ वी अंडरस्टूड द साइकोलॉजी ऑफ द कस्टमर एंड देन चेंज इट। नाउ द बिहेवियरल पैटर्न ऑफ पीपल बिलो 27 ईयर्स ऑफ एज एंड अबो 35 ईयर्स ऑफ एज बहुत डिफरेंट है। उनको बल्क इन्वेस्टमेंट करना है, और जो यंग लोग हैं उनको ऐसे ट्रांजेक्ट करने में मज़ा आता है। तो हमने अब प्लेटफॉर्म में दोनों ऑप्शन इनबिल्ट कर दिए हैं। जैसे मैंने टेक्नोलॉजी फीचर के बारे में बात की कि फ़िल्टर आपको मिल जाता है, आप उसको यूज़ करो। तो जो मेरे 35 ईयर्स के एज के ऊपर के कस्टमर्स आते हैं जो लैंड करते हैं, वो ये फीचर्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं कि भाई बल्क में दे दो। बट जो यंग जनरेशन के बच्चे हैं या तो यंग क्राउड है, उनको एक एक बोरोवर को देखना है, ट्रांजेक्ट करना है, जब तक उनको कंफर्टेबल फील नहीं होता है। कई बार वो 50-50 रोज़ आके एक एक बोरोवर को देगा। हमने ऐसे भी बिहेवियरल पैटर्न देखे कि 90 डेज़ 100 डेज़ तक रोज़ आके एक बोरोवर को लोन दे रहा है, एक ट्रांजेक्शन कर रहा है एंड ऑल, एंड आफ्टर दोज डेज थोड़ा रिपेमेंट आया, देन दे स्टार्ट मोर इन्वेस्टमेंट्स। सो बहुत अलग अलग बिहेवियरल पैटर्न हमने ऑब्जर्व करी और उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट में कंटिन्यूस चेंज करते जाते हैं। तीसरा जो ऑब्जर्वेशन है कि 5 साल पहले तक इंडियन कंज्यूमर की कोई हिडन डिमांड नहीं थी। जैसे हिडन डिमांड मतलब कि आपको कैसा भी कॉम्प्लेक्स UI दे दो आप कर लोगे। बट अब जैसे जैसे न्यू एज प्रोडक्ट्स आ रही है, नई नई टेक्नोलॉजी कंपनियाँ ऐसे ऐसे UI प्रोवाइड कर रही है कि कस्टमर को ऐसे UI पे काम करना अच्छा लगता है। तो अब कंज्यूमर भी थोड़े डिमांडिंग होते हैं। वो आपको बोलेंगे नहीं कि उनको क्या चाहिए, बट जिस तरीके से आपकी ऐप यूज़ करते हैं वो यूजेज से आपको पता चलेगा कि दे आर नॉट लाइकिंग द वे यू हैव बिल्ड द इंटरफेस, यू नीड टू चेंज इट। सो इन last quarter I think we have released our app versions at least 7 times. That is the speed we need to match up with.
सो these are few of the things which we have learned on the borrower side. तो बहुत लर्निंग होती है एंड वहाँ पे हमने बहुत एल्गोरिदम यूज़ किए हुए हैं, तो वहाँ पे रैपिडली हमें एक्सपीरियंस पता भी चलता है. सो borrower साइड वॉज मोर फोकस टिल लास्ट ईयर. अब वहाँ पे काफ़ी स्टेबल एल्गोरिदम वगैरह मॉडल्स हमने डेवलप कर लिए, तो नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द लेंडर साइड. Got it. And how big is the team at your company? टोटल वी आर 250 मेंबर्स. Oh wow, 250 is huge. तो इसमें 250 लोग हैं, तो how do you let's say ensure कि सारे लोग motivated है, incentivized है, and how is the company culture overall? So it is all delegated responsibilities. जैसे as a co-founders, I take care of the business side. I am the CEO of the company. My co-founder is taking care of product and technology. And below that, we have all leadership execution team. So both of us are involved only in direction setting. Rest all things are done by our team members. And these are all vertical heads. They are given enough ESOPs in the company. And we believe that unless and until there is a shared vision between the leadership team and the co-founder or a CEO, we cannot achieve the success we want to achieve. Then I'm very fond of one book called Dream Big. वो बुक मैंने कम से कम 5-7 बार पढ़ी है, मेरे अपने अलग नोट्स से, उससे बहुत इंस्पिरेशन मैं लेता हूँ. इनफैक्ट जो रूम में यूज़ करता हूँ फ्रिक्वेंटली मेरे बैठने के लिए, उसका नाम भी ड्रीम बिग ही है. एंड सो वर्ड भी काफ़ी आपको इंस्पिरेशनल लगेगा. एंड वी हैव एडप्टेड लॉट ऑफ प्रैक्टिसेस ऑफ दोज पीपल, द बुक जिसके बारे में बात करती है. सो वहाँ पे हमने एक मेरिटोक्रेसी का प्रिंसिपल देखा, तो नाउ वी हैव स्लोली ग्रेजुअली इम्प्लीमेंटेड दैट मेरिटोक्रेसी प्रिंसिपल इन लेनदेन क्लब ऑल्सो. सो आज लगभग 80 members of Lending Club will have ESOPs in the company out of these 250 members. And at the same time, at least there are 20-25 members जिनके ESOPs more than 1 crore worth होंगे at a last round valuation. Wow. अब होगी तो शायद ज़्यादा ही होगा, but at last round valuation. So we believe that when people are motivated for a long term wealth building, probably they will imbibe vision into their daily routine. और जब vision इम्बाइब हो जाता है तो मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती. उनको पता है कि वाई दे आर हियर, वाई दे आर वर्किंग एंड वाई दे आर पुटिंग सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू रीच दैट. एट द सेम टाइम इफ़ यू विजिट आवर लिंक्डइन पेज, यू विल रियलाइज़ कि हमारी ऑफिस में एक्शन भी बहुत चलती रहती है इन टर्म्स ऑफ फेस्टिवल, इन टर्म्स ऑफ कल्चरल गैदरिंग्स. एंड वी बिलीव वी वर्क हार्ड, वी प्ले हार्डर. सो इफ़ देर इज़ अ पॉसिबल सेलिब्रेशन, जैसे लेट्स से अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर का गोल अचीव हो गया तो हम 31st के इवनिंग में ही पार्टी कर लेंगे एज अ टीम, कि वी शुड नॉट डिले द सेलिब्रेशंस ऑल्सो बिकॉज वी आर पुटिंग सच अ हार्ड एफर्ट टू रीच दोज थिंग्स. आज का सेलिब्रेशन आज ही कर लेना चाहिए. एंड दैट इज़ हाउ अवर टीम वर्क्स टूवर्ड्स इट. सो दे पुट ऑल पॉसिबल एक्स्ट्रा एफर्ट्स. लास्ट 3-4 months वेर सो डिफ़िकल्ट फॉर अस एज अ टीम कि इतने सारे उतार चढ़ाव आए, प्रोडक्ट में चेंज आया, बट ऑल आवर टीम मेंबर्स आर लुकिंग एट द लॉन्ग टर्म विजन एंड वर्किंग टूवर्ड्स इट. तो फिर मतलब ठीक है, दिस आर ऑल शॉर्ट कम इशूज़, शॉर्ट टाइम इशूज़. हर्डल रेस है, एक हर्डल कूद गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, अल्टीमेटली वी विल विन द रेस. आपका ये मैं पूछना भूल गया, तो यू कम फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड एज सच, लाइक योर फैमिली बैकग्राउंड, एंड डिड यू डू योर एजुकेशन फ्रॉम लाइक द टॉप टियर इंस्टीट्यूट्स? व्हाट्स योर? दोनों ही नहीं है. अच्छा. सो माई मदर एंड फादर बोथ वर प्राइमरी टीचर्स, नाउ रिटायर्ड, एंड बिजनेस बैकग्राउंड डेफिनेटली नो. That's why when I started first business, they were so skeptical. In fact, they were so afraid when I went back to job कि अब next time तुम कुछ चालू नहीं करने वाले हो. So that's how it is. And like, is it mandatory that people should have a very good educational background to start businesses? मुझे तो नहीं लगता है. So my first pitch to our angel investor was, we are two executors. हमें ये पता है क्या करना है और वो हम 100% एक्यूरेसी के साथ एग्जीक्यूट करेंगे. सो टुडे ऑल्सो इफ़ यू आस्क मी एनी पैरामीटर ऑफ द बिजनेस, आई विल हैव ऑन माई टॉप ऑफ माई टंग. सो वी आर गुड एग्जीक्यूटर्स, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी ऑल्सो अंडरस्टूड how to look at the long term perspective, 5 years beyond the line, 10 years beyond the line, and now we learned that. But that was my first pitch, and I believe when your background is not so supportive, जब आपका फैमिली बैकग्राउंड वैसा है, आपको वहाँ पे ग्रूमिंग ऐसी कोई मिली नहीं है, या तो आप ऐसे कोई कॉलेज से नहीं हो, सो दैट आपको डोर ओपन करके कोई देने वाला नहीं है,
राइट. तो शायद आप और हार्डवर्क करते हो और अपने आप को प्रूव करने का ट्राई करते हो. सपोज जैसे एक चीज़ मैं थोड़ा दिल पे भी लेता था इनिशियल फेज़ में कि व्हेन यू हायर पीपल एंड दे लीव यू, you feel bad about it. But then I started thinking that one day Lenin Club will be so successful that these people will realize कि यार मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था. Definitely they will have a genuine reason. जैसे मैंने 2017 में एक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हायर किया था. He came in the morning, left for some meeting in the afternoon, he never came back. I felt so bad. एक तो हम उस टाइम पे आई थिंक 8-10 लोगों की टीम थी. मैंने इंट्रोड्यूस कराया कि भाई इतना सीनियर बंदा अपने पास आ रहा है. एवरीबडी वाज लाइक कि हाँ अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, कंपनी कहीं आगे जा रही है. एंड ही डिड नॉट कम. आई डिड नॉट मीट दैट गाय लेटर ऑन. आफ्टर 2-3 years आई मेट एंड ही एक्सप्लेन मी द सिचुएशन. व्हाट्सोएवर इज द रीज़न. बट यू फील बैड कि भाई यार मैंने जैसे तैसे करके 8-10 लोगों को इकट्ठा किया है, तुम एक दिन में आके उनका पूरा मोरल ब्रेक करके जा रहे हो. एज अ फाउंडर you feel so bad about it, but that's okay. I mean, that's a part and parcel of the life, but this is the only way I can prove कि probably आप और अच्छा decision शायद ले सकते थे उस टाइम पे जो शायद आपने ना लिया हो. So I always started thinking in that way. कोई इन्वेस्टर मुझे ना बोलता तो मैं वैसे ही सोचता था चलो भाई ठीक है आपका लॉस है. One of my early investor exited at 3x. I told him that don't exit. I will take you to 3 into 30x, but they exited at 3x. After 2 years when my series A happened, he was like अरे यार हाँ मुझे रुकना चाहिए. मैंने बोला सर मैंने तो बोला ही था आपको, आप निकल गए. बोला हाँ चलो ठीक है, तब डिसीजन लेना था मुझे तो मैंने कर दिया. तो सी देन यू फील कि आपने कुछ अचीव किया. एंड स्पेसिफिकली व्हेन यू आर फ्रॉम नॉन आईवी लीग कॉलेज एंड ऑल एंड यू प्रूव इट, so many people are looking at you. They also get inspired ना कि भाई अच्छा हाँ फाइट करके ये लोगों ने कुछ प्रूव किया है, probably we can also do it. And I think with the help of people like you and lot of other people who create such kind of content, I think it is inspiration. It's a good inspiration for people coming from humble background, non-family, non-business background or small colleges जहाँ पे उनको ये सिखाया नहीं जाता, but still there is a possibility of success story. आपका काम है मेहनत करना. सक्सेस और फेलियर तो आती जाएगी. वो तो 3 Idiot वाला जो लाइन है वो मतलब लाइफ में आपको टैटू बना लेना चाहिए कि भाई सक्सेस जक मार के आएगी अगर आप मेहनत कर रहे हो एंड आपकी टीम आपको देख के मेहनत करेगी. इफ़ यू एज अ फाउंडर दे आर सीइंग यू आर वर्किंग 12 hours 15 hours अ डे, दे विल बी बिहाइंड. मतलब एक इतना इंटरेस्टिंग इंसिडेंट था जब हमारा जस्ट इनिशियल बिजनेस बनना चालू हुआ था. पहला बोरोवर हमारा डिले में गया. अब मेरी पूरी टीम टेंशन में आ गई कि भाई बोरोवर का पेमेंट नहीं आया है और लेंडर हमें सवाल पूछ रहे हैं ये बोरोवर का पेमेंट पहला डिले हुआ था. सो आई वाज लाइक अब क्या करना है. मैंने तो कलेक्शन मेरी लाइफ में नहीं किया, टीम तो एकदम जूनियर है, क्या करें. एंड दैट बोरोवर वॉज फ्रॉम मालवानी एरिया. मालवानी ऐसे ही नेगेटिव एरिया गिना जाता है, बैंक्स लोन ही नहीं देती इसीलिए कि भाई वहाँ जाके कलेक्शन करना बहुत डिफिकल्ट है. तो मैंने मेरे सेल्स वाले को बोला कि भाई चलो ठीक है अपन जाते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स ले ले ढूंढते हैं. वी बोथ वेंट. मालवानी में अंदर गए. वो इट्स लाइक अ स्लम एरिया एंड यू रियली फील कि अच्छा यहाँ पे कुछ करना चाहिए अभी कि नहीं करना चाहिए. कहाँ पे ये? इट्स इन मलाड. इट्स लाइक बिग स्लम एरिया. आई थिंक वो मुंबई का 2nd नंबर पे होगा. धारावी इज द बिगेस्ट. आई थिंक मालवानी 2nd पे आता होगा. एंड स्लम्स ही स्लम्स एंड मतलब यू फील लिटल गेट अफ्रेड कि जाना है नहीं जाना है. और पूछू भी कि नहीं क्योंकि अचानक से 10 लोग आ गए तो आप क्या करोगे. हम तो गए देखा जाएगा. तो मैं और सेल्स का बंदा गए. फिर वहाँ जाके हमें पता चला कि जो बंदे ने वेरिफिकेशन किया था उसने वो प्रॉपर्टी का नहीं किया था जहाँ पे वो आज रह रहा है. उसकी 2 प्रॉपर्टी थी. तो एड्रेस प्रूफ जो प्रॉपर्टी का था वो वेरीफाई कर लिया बट वहाँ पे तो लॉक लगा हुआ है. अब वो बंदा रहता कहीं पे और है. अब क्या करें. फिर हम मालवानी में वो एक ग्राउंड था वहाँ पे सोच रहे ऐसे खड़े होके यार कहाँ से मिलेगा बोरोवर. फिर हमें देखा एंड दैट गाय वॉज सरदार. तो दूर से एक सरदार ऐसे सिगरेट पी रहा था. तो मैंने बोला विक्रम शायद ये वही बंदा लग रहा है, चल जाके देखते. पतला लग रहा है, फ़ोटो से ऐसा मैच कर रहा है, दूर से तो लग रहा है. तो गए. अब हमारे पास जो प्रूफ था वो भी 10 साल पुराना. तो मैंने ऐसे ही जाके गंदे पे हाथ रखा और जो नाम था, नाम याद नहीं है, अरे भाई क्या हाल चाल है. तो उसने बोला अरे बढ़िया हूँ. पकड़ा हमने. बोला भाई पैसे दे तू. फ़ोन नहीं उठा रहा है. फिर वो घर पे भी लेके गया जहाँ पे रह रहा था. एंड ही वॉज अ गुड गाय, नॉट बैड बोरोवर एट ऑल.
घर पे लेके गया, घर दिखाया, बोला सर आप यहाँ पे आना, आपका बंदा भी यहाँ पे भेजो, मैं यहीं पे रहता हूँ। उसकी वाइफ से भी उसने मिलाया, सर मैं पैसे दे दूँगा ये वो वगैरह। अल्टीमेटली दैट बोरोवर पेड लोन, बहुत तरसा के पैसे दिए उसने, मतलब आई थिंक 6 महीने या 9 महीने की लोन थी, उसने 2 साल में पे की होगी, बट उसने पूरे पैसे दिए। बट दिस वॉज अ फर्स्ट एक्सपीरियंस आई हैड। अब उस टाइम पे एज अ फाउंडर मैं वहाँ पे नहीं जाता तो प्रॉब्लम मेरी सेल्स टीम भी नहीं देखती कि अरे यार मतलब कोई है ही नहीं। मेरी बाकी के जो 6-7 टीम मेंबर्स थे उनके लगता कि यार पहला डिले हुआ है और भाविन का तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, मतलब ही इज सेंडिंग समबडी एल्स, सो यू हैव टू बी द फर्स्ट वन टू फेस दैट अप। अब उस दिन हमें किसी ने मारा भी होता तो मुझे ही मार खाना पड़ता राइट। तो इट्स लाइक यू टेक द फर्स्ट स्टेप। आप अगर फर्स्ट स्टेप लोगे तो बाकी लोगों को इंस्पिरेशन मिल जाती है, और उसके बाद तो मतलब वॉलंटरीली पीपल स्टार्टेड फॉलोइंग अप विद द बोरोवर्स। मेरी इन्वेस्टमेंट टीम वाले सामने से बताने लगे कि सर ये 10 बोरोवर को हम फॉलो करेंगे, ये 10 बोरोवर को हम फॉलो करेंगे, वैसे तरीके से। बट इफ़ यू फर्स्ट सेट द एग्जाम्पल देन दे विल फील इंस्पिरेशन अबाउट इट। मतलब इससे मेरे को ये सीखने हो रहा है कि एज अ फाउंडर लाइक यू शुड डू ऑलमोस्ट एवरीथिंग, नो वर्क इज़ स्मॉल इन अ वे। मतलब जैसे आपको स्लम एरिया में भी जाना है तो कोई एक अगर एकदम वैसे कोई एस्टेब्लिश फाउंडर है या एकदम मुझे ना लैविश लाइफस्टाइल वाले, वो बोले कि मैं क्यों जाऊँ स्लम एरिया में, मैं किसी को भेज दूंगा एंड सो द माइंडसेट हियर इज कि सब कुछ करना चाहिए एंड ऑटोमेटिकली लाइक थिंग्स विल फॉल इन प्लेस, नो वर्क इज लाइक स्मॉल और बिग। एब्सोल्युटली, एंड प्रॉब्ली दैट इज वेयर योर बैकग्राउंड ऑफ स्मॉल कॉलेज और योर फ्लेक्सिबिलिटी, जो आपने मुझे एज अ गुजराती पूछी थी, मतलब हमें क्या फ़र्क। एंड माई को फाउंडर दीपेश इज़ फ्रॉम नेपाल, ही ऑल्सो हिज मॉम डैड वेर ऑल्सो टीचर, तो हमारा बैकग्राउंड काफ़ी सिमिलर है। मतलब हमारा जब इनिशियल बिजनेस स्टार्ट हुआ तो हमें लोन के डॉक्यूमेंट फ्रैंकिंग कराने जाने पड़ते थे, और फ्रैंकिंग का प्रोसेस इंडिया का, मतलब आपने अगर नहीं कराया तो पता नहीं होगा, अब तो ऑनलाइन हो गया, बट उस ज़माने में ऑफलाइन था। तो आपको सुबह 8 बजे जाके लाइन में खड़ा रहना है बैंक के बाहर, 10-15 लोग होंगे जिसमें आप भी खड़े रहोगे, फिर 8:30 या 9 बजे बैंक का दरवाज़ा खुलेगा, आपको टोकन देगा, फिर आपको 10:30 बजे वापस जाके वो टोकन के हिसाब से फ्रैंकिंग कराना है डॉक्यूमेंट का, और फिर आना है। फॉर फर्स्ट 6 और 8 मंथ्स दीपेश या मैं खुद जाते थे, हमारे पास लोग ही नहीं थे, सब कुछ हम दोनों ही थे, तो हम खुद जाते थे। बाद में ऑफिस बॉय आया, देन ही स्टार्टेड गोइंग। बट अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैं कोई इन्वेस्टर मीटिंग में गया हूँ, कस्टमर मीटिंग में गया, तो दीपेश चला जाएगा। इनिशियल कस्टमर के घर के वेरिफिकेशन हम खुद ही करते थे, पता तो चले कस्टमर है कौन। एक बार एक बोरोवर से मिले हम, टेक महिंद्रा में काम करती थी वो लेडी, शी वॉज प्रेगनेंट, इसलिए बैंक उसको लोन नहीं दे रहा था, एंड शी वांटेड टू रिनोवेट हर रूम। तो उसने अप्लाई किया, मतलब हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से हो गया। जब वेरिफिकेशन करने गए तब उसने हमें बताया कि मैं प्रेग्नेंट थी तो बैंक ने लोन नहीं दिया। तो आई वॉज थिंकिंग कहाँ से लूँ, फिर ये प्लेटफॉर्म का सुना, मैंने किया, बिलीव मी उसका बच्चा वो रिनोवेटेड रूम के अंदर पहली बार आया होगा, एंड दैट रूम वाज रिनोवेटेड यूजिंग लेन देन क्लब मनी, जो शायद 5-10 लेंडर्स ने दिए होंगे। सो दैट इज़ हाउ यू फुलफिल द ड्रीम ऑफ पीपल, एंड दैट मोटिवेट्स यू। मतलब आज जैसे मैंने बताया कि पिछले महीने हमने 1 लाख बोरोवर्स को लोन दिया, तो आई फील कि यार 1 लाख लोगों के ड्रीम तो हमने फुलफिल करे। मतलब एंड 97% तो जेन्युइन लोग होते हैं, 98% तो जेन्युइन लोग होते हैं जिनको सही में पैसे की ज़रूरत है और कहीं से नहीं मिल रहा है। सो यू फील मोटिवेटेड कि यार हाँ ये तो है। अब इतने सारे हर्डल्स आते हैं, रेगुलेटरी चेंज आते हैं, बट स्टिल दिस थिंग विल कीप पुशिंग यू कि आपको करना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ द रीज़न। बहुत ही इंस्पायरिंग और टचिंग स्टोरी थी, लाइक बैंक इज़ नॉट गिविंग अ लोन बिकॉज शी इज़ प्रेग्नेंट, बट मतलब क्या वैसे लॉजिक क्या होगा, लाइक व्हाई इज बैंक? आई डू नॉट नो, मतलब एवरीबडी हैज़ देयर ओन फिलोसॉफी, अनसर्टेनिटी, रिस्क होगा, अमाउंट का रिस्क होगा कि भाई 1 लाख 1.5 लाख का लोन देना है तो हम नहीं देना चाहते, बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं सब कंपनी के। बट आई एम सेइंग सी दिस इज़ द वे people comes to you with the expectation, and you as a platform is able to fulfill those expectation using lenders sitting on the other side. We are doing something good for the society as well. ऐसा कोई और एग्जांपल है जो आपके हिसाब से लाइक बोरोवर की पूरी लाइफ चेंज हो गई थी लोन लेने के बाद, और लाइक इट वाज वेरी अर्जेंट? और कोई एक और बोरोवर था, उसकी अर्जेंसी नहीं थी, बट ही यूज्ड टू वर्क एज अ मैनेजर इन वन ऑफ द स्पेक्टिकल कंपनीज। दिस इज़ अ केस ऑफ आई थिंक 2017 और 18, एंड वो बंदे ने मार्केट में प्राइवेट मनी लेंडर से लोन ले रखा था जिसका मंथली इंटरेस्ट रेट कुछ 10 या 12% था। मंथली इंटरेस्ट रेट 10-12%? यस,
एंड वो बंदा खुद भी सैलरी उसकी थी लगभग 42 या 43,000. मतलब साल का 120-130% Yes. इंटरेस्ट. बिकॉज यू आर इन सिचुएशन एंड यू हैव टू डू इट. उस बोरोवर को हमने वो डेट ट्रैप से बाहर निकाला था उस टाइम पे, कुछ 1.5 या 2 लाख रुपया दे के. उसके 2-3 लोन चल रहे थे वैसे, एंड बैक टू बैक सम फैमिली इश्यूज हैपन एंड ही हैड टू टेक दोज लोन्स. इट हैपेंड. नाउ ही वॉज नॉट गेटिंग लोन क्योंकि पहले ही एग्जॉस्टेड बंदा था, डेट ट्रैप में था, इसीलिए उसने प्राइवेट मनी लेंडर से पैसा लिया. अब कोई नहीं दे रहा है उसको. दैट बोरोवर टूक आई थिंक 4 or 5 लोन्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जिससे उसका ना ओनली ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ बट उसने अपना सिविल स्कोर भी इम्प्रूव कर लिया. एंड लेटर ऑन प्रॉबेबली ही वेंट टू NBFC और बैंक फॉर अ लार्जर अमाउंट, या जब ज़रूरत पड़ा होगा. सो व्हेन ही केम फॉर द फर्स्ट टाइम वी अप्रूव्ड द लोन. फिर हम एक बोरोवर का टेस्टिमोनियल ले रहे थे, तो ही केम टू अवर ऑफिस ऑन अ संडे टू शूट दैट टेस्टिमोनियल कि आपने मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा हेल्प किया है, तो आई वॉन्टेड टू डू दिस, आई वॉन्टेड टू मीट यू गाइस. सो ही केम, met us as well. So see, if you add value, your customer values you. At the same time lender side पे भी ऐसी बहुत सारी स्टोरी होती है, बट वहाँ पे ऐसी अर्जेंसी नहीं है या तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं है. वहाँ पे एनहांसमेंट हो रहा है कि भाई मेरा कैपिटल पे मुझे इनकम बढ़ रही है, या तो मेरी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन मनी का हो रहा है. बट यहाँ पे तो नेसेसिटी है. समटाइम्स यू लेट्स से यू आर अर्निंग 20-25,000 अ मंथ, आपको 10,000 रुपया भी कोई नहीं देगा, और 10,000 तो कोई नहीं देता है, बैंक भी नहीं देता है. एंड दैट्स व्हेन सच काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स आर इम्पॉर्टेंट. सो व्हेन आवर गवर्नमेंट सेज और RBI सेज कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इज रिक्वायर्ड, दिस इज व्हाई इट इज रिक्वायर्ड. दैट व्हेन यू आर इन अ नीड, nobody is there to give you even 5,000 rupees and you will struggle, and lots that one incident may change your life completely. Yeah, no, completely agree with you. Very, very insightful. Lot of touching stories you have. Any last message for all the viewers who are watching this? So P2P lending is something new for you to explore. I think around 25-30 lakh lenders have already experienced that. And you as a new India's investor, you should be part of this lending story. Experience it, understand it. Once you have a good experience, you can increase your capital allocation. But at least try to experiment P2P lending as an instrument. If you will not do, probably you will not understand. And it's something very good instrument which is built in India. And this is the kind of platform we have built in India. This kind of technology, this kind of product does not exist even in US or European countries. So probably we have built something really good which is suitable for the Indian market. And if we as a people of India will not promote this, we will not encourage this, who else will? Wow, lovely. Thank you so much for coming all the way here and explaining the audience about the importance of P2P lending and even sharing your story and journey. बहुत इंस्पिरेशन मिला आपसे बात करके, and I'm pretty sure that everyone is going to gain a lot of value after watching this. So thank you so much once again for doing this. My pleasure, Kushal. Perfect, thanks. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट वी कैन गिव यू मोर वैल्यू एडिटिव कंटेंट इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम. हमको ये बताइए कि आपको कौन से काइंड ऑफ गेस्ट चाहिए, हमको ये बताइए कि कौन से क्वेश्चंस मुझे नहीं पूछने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चंस मुझे और पूछने चाहिए थे ताकि आपको और ज़्यादा वैल्यू मिल सके, और कौन से ऐसे पार्ट्स है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आए ताकि हम लोग ये पार्ट्स ट्रिम कर सके फ्यूचर एपिसोड्स में. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड कीप शेयरिंग ऑल आवर एपिसोड्स विद योर फ्रेंड्स एंड कीप गिविंग अस फीडबैक so that we can improve and come up with better quality content.